तो करंट अफेयर्स की जर्नी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए मई तक का हम लोग करंट अफेयर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, तो अब हम लोग जून जुलाई और फिर आगे अगस्त का भी करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जून का करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखिए इलेक्शन के रिजल्ट आए थे। इलेक्शन के रिजल्ट में हम लोगों ने देखा था क्या क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले हमने देखा था एनडीए के ये सारे घटक दल हैं, बीजेपी, टीडीपी, एलजेपी, शिवसेना, शिंदे वाली, उसके बाद जनसेना पार्टी, जेडीएस, जेडीयू, तो ये सारे आरएलडी, एनसीपी, अजित पवार, तो ये सब आपके एनडीए के पार्टीज थे और इन सारे पार्टीज ने मिलकर 240 सीट्स बना। ठीक है, सॉरी, बीजेपी का 240 सीट्स बना और बाकी एनडीए का फिर बहुमत बनता है। और ऑपोजिशन में आपका इंडिया अलायंस था। इंडिया अलायंस में आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, एनसीपी, शरद पवार, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, आम आदमी पार्टी, सीपीआई और ऐसे कई 42 पार्टीज मिलके आपका इंडिया अलायंस बना था, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99 सीट्स मिलते हैं और समाजवादी पार्टी सेकंड लार्जेस्ट होती है 37 सीट्स। तो टोटल 543 सीट्स हैं हमारे लोकसभा में, जैसा कि आप जानते हैं, और ये 18वीं लोकसभा है। दिस इज द 18th लोकसभा। तो ये कुछ बातें हम लोगों को मालूम चली। नेक्स्ट, हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने होने चाहिए? 15%। आपसे ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते किसी भी कैबिनेट में, किसी भी सरकार में। तो टोटल मिनिस्टर्स कितने है सरकार में? 71 मिनिस्टर्स, जो कि 13.08% ऑफ लोकसभा सीट्स ऑफ, जो कि 543 सीट्स हैं। तो 543 सीट्स का 13.08% बनता है 71, जो कि ठीक है। मैक्सिमम लिमिट 15% की है ना, ठीक है। तो टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देखिए ये आपके मिनिस्टर्स भी 3 प्रकार के होते हैं, हमें मालूम है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट ये होते हैं 5। तो इन सारे मिनिस्टर्स में महिला कितने मिनिस्टर्स हैं? तो 7 वुमेन मिनिस्टर्स आप यहां पे देखेंगे। उसके बाद अगर वुमेन की बात करें तो 17th लोकसभा में देयर वर 78 मेंबर्स, वुमेन मेंबर्स, और 18 लोकसभा में देयर आर 74 वुमेन मेंबर्स। सबसे ज्यादा मैक्सिमम वुमेन मेंबर्स आपकी 11 वुमेन मेंबर्स आती हैं वेस्ट बंगाल से। तो बीजेपी ने टोटल 69 महिलाओं को टिकट दिया था, जिसमें 31 जीत के आ पाई। कांग्रेस ने 41 महिलाओं को टिकट दिया, जिसमें 14 जीत के आ पाई। तो ये पूरा हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन भी देख लेगा हमने 18 लोकसभा में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टोटल फर्स्ट टाइम मेंबर्स। इस बार 280 फर्स्ट टाइम मेंबर्स बनते हैं और यूपी से करीबन 45 फर्स्ट टाइम मेंबर्स बनते हैं, मतलब पहली बार एमपी बने हैं वो। ठीक है, उसके बाद स्पीकर की बात करते हैं तो स्पीकर आपके ओम बिरला साहब हैं। तो ये फर्स्ट लोकसभा स्पीकर हैं पिछले 20 सालों में जो दोबारा रीइलेक्ट होके आए हैं एज एमपी। ठीक है, उसके बाद श्रीपद यसो नायक ने ओथ ली थी संस्कृत में और ये 6 टाइम एमपी है नॉर्थ गोवा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर और रिन्यूएबल एनर्जी भी है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, श्रीपद यसो नायक। संस्कृत में इन्होंने ओथ ली थी, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर। हमें पता है सबसे पहले हमारा जो संसद बैठता है उसमें एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है जो सारे मेंबर्स को ओथ दिलाता है। तो प्रोटेम स्पीकर इस बार कौन बनते हैं? भर्तृहरि महताब, बीजेपी मेंबर हैं। ये 7वीं बार लगातार एमपी बने कटक से, ओडिशा से, कटक से ये एमपी बनते हैं भर्तृहरि महताब। तो 18वीं लोकसभा में के स्पीकर ओम बिरला जी की एक कुछ और खासियत आप देखेंगे कि ये आपका सेकेंड टाइम बनते हैं। ठीक है, आपका सेकेंड टाइम बनने वाले 5वें आपके स्पीकर बनते हैं ओम बिरला, लेकिन कंसेक्यूटिव लगातार दूसरी बार बनने वाले आपके सेकेंड स्पीकर बनते हैं आफ्टर बलराम झाकर। तो बलराम झाकर वो पहले स्पीकर थे जो लगातार 2 टर्म स्पीकर रहे, और अभी ओम बिरला जी बन जाते हैं सेकंड स्पीकर टू गेट सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है, स्पीकर का इलेक्शन नहीं होता, जो आपकी रूलिंग पार्टी बोल देती है वो वही स्पीकर बनते हैं मोस्टली। ठीक है, लेकिन वैसे तो इलेक्शन का प्रावधान है, तो टोटल इलेक्शन वैसे कोई मतलब नहीं है, जिसके पास बहुमत होगी वही ऑब्वियसली अपना स्पीकर बनाएगा। तो तीसरी बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन हुआ था इस बार। तो 1952 में पहली बार इलेक्शन हुआ था स्पीकर्स का, 1967 में इलेक्शन हुआ था और 2024 में भी इलेक्शन हुआ स्पीकर का। और इलेक्शन किसके अगेंस्ट लड़ा? ओम बिरला जी ने के सुरेश एमपी ऑफ केरला, केरला के एक एमपी आते हैं के सुरेश, उनसे इन्होंने लड़ा। ऑब्वियसली इलेक्शन जीतेंगे कौन? ओम बिरला साहब ही जीते।
नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज की, जो कि हमें वैसे तो मालूम ही होता है लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं। राजनाथ सिंह को मिला है डिफेंस मिनिस्ट्री। होम मिनिस्टर इस बार भी अमित शाह है। एक्सटर्नल अफेयर्स भी इस बार एस जयशंकर है। रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब है। यहां पे कुछ चेंज दिखेगा आपको। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। तो दो मिनिस्ट्रीज मिली है रूरल डेवलपमेंट की और एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आपके हैं मिस्टर चिराग पासवान, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। और सिविल एविएशन में ये मिला है मिस्टर किंगारप्पू राम मोहन नायडू। किंगारप्पू राम मोहन नायडू हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर। और मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं मिस्टर मनोहर लाल खट्टर। मिस्टर मनोहर लाल खट्टर इज द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। फिर जल शक्ति, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति मिलता है सी आर पाटिल। हेवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ये मिलता है मिस्टर एच डी कुमार स्वामी, हेवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। एमएसएमई ये जितन राम मांझी। और फाइनेंस मिनिस्टर इस बार भी श्रीमती निर्मला सीतारमन जी है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। अब कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। तो एमएसएमई वैसे मिनिस्टर तो हैं जीतनराम मांझी, लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एमएसएमई एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ये है श्रीमती शोभा करंडलाजे। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ये श्रीमती रक्षा खाड़से। ठीक है, तो ये आपके महिला मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स यहां पे डिस्कस हुए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पोर्ट ऑफ दार एस सलाम। दार एस सलाम जैसे कि हम लोग जानते हैं तंजानिया का कैपिटल है दार एस सलाम। और तो बेसिकली अदानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग ये बेसिकली अदानी पोर्ट्स का ही एक सब्सिडरी है। एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड APSEZ इन्होंने साइन किया एक 30 साल का एग्रीमेंट विद तंजानिया पोर्ट अथॉरिटी टू ऑपरेट एंड मैनेज कंटेनर टर्मिनल 2 एट द पोर्ट ऑफ दार एस सलाम। तो दार एस सलाम जो पोर्ट है तंजानिया का, वहां पे कंटेनर नंबर 2 को मैनेज और ऑपरेट करने के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है अदानी और तंजानिया पोर्ट अथॉरिटी के बीच में। ठीक है, और स्पेशल दो मतलब अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड इनका हुआ है 30 साल का एग्रीमेंट विद तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी की अब ये दार एस सलाम पोर्ट का एक जो हिस्सा है कंटेनर टर्मिनल 2 इसको ये ऑपरेट करेंगे। आगे बात करते हैं इंडिया फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। अब ये डायमंड माइक्रोचिप इमेजर क्या है, किसने बनाया? तो TCS और IIT बॉम्बे ने मिलके ये आप डेवलप किया है इंडिया फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। होता क्या है माइक्रोचिप इमेजर? अब ये होता है माइक्रोचिप लगा हुआ है, अब माइक्रोचिप को एग्जामिन करने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा ना आपको, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव तरीका एक ढूंढना पड़ेगा जिससे बिना चिप को तोड़े उसको आप एग्जामिन कर सकते हैं। तो यही काम करेगा फर्स्ट क्वांटम डायमंड चिप माइक्रोचिप इमेजर टू एनहांस सेमीकंडक्टर चिप एग्जामिनेशन। चिप का एग्जामिनेशन करेंगे बिना उसे तोड़े। ठीक है, तो ये बनाया बेसिकली PC क्वेस्ट लैब है IIT बॉम्बे में। तो IIT बॉम्बे और TCS ने मिलके ये आपका डायमंड माइक्रोचिप इमेजर बनाया है। अब देखिए NCPI टेक्नोलॉजी यानी कि आपका तो पेरू ने अडॉप्ट कर लिया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की टेक्नोलॉजी जो है ये पेरू ने भी अडॉप्ट कर लिया और फर्स्ट साउथ अमेरिकन नेशन बनता है टू अडॉप्ट NPCI टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं, अब कुछ अपॉइंटमेंट्स की बात कर लें। तो नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर कौन है? लॉरेंस वोंग श्यून साई। लॉरेंस वोंग श्यून साई इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। तो फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर सिंस 2004। चलिए आगे बढ़ेंगे और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी थे 2021 में। नेक्स्ट बात करते हैं चाड। तो चाड कंट्री है आपका अफ्रीका में, इसके नए प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं? अलामाए हलीना ऑल्सो नोन एज अल्लामाए हलीना। ठीक है, तो ये बनते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाड। नेक्स्ट मनोज मित्तल साहब। मनोज मित्तल बनते हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि CMD ऑफ सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, मनोज मित्तल। नेक्स्ट बात करते हैं प्रदीप सिंह खरोला बनते हैं डायरेक्टर ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अभी आप देख रहे हैं कि काफी सारे एग्जाम लीक्स के बाद की चर्चा हो रही है, काफी सारे एग्जाम्स लीक हो रहे हैं नेशनल लेवल स्टेट लेवल पे। तो देखिए अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का इसलिए नए आपके डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं प्रदीप सिंह खरोला। नेक्स्ट बात करते हैं स्कॉट विलियम फ्लेमिंग। कौन है स्कॉट विलियम फ्लेमिंग? ये बास्केटबॉल टीम इंडियन बास्केटबॉल टीम के हेड कोच हैं, इंडियाज मेंस नेशनल बास्केटबॉल टीम के हेड कोच स्कॉट विलियम फ्लेमिंग। नेक्स्ट राकेश रंजन बनते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ऑफ द SSC। नेक्स्ट बात करते हैं हाला
हाला टोमास-दोतीर, ये आइसलैंड की नई प्रेसिडेंट बनती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मनोज चरण मांझी, ये बनते हैं उड़ीसा के नए चीफ मिनिस्टर, मनोज चरण मांझी 16th चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। नेक्स्ट प्रेमा खांडू, ये अरुणाचल प्रदेश के सीएम बनते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये आपका ही इज द सन ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश दोरजी खांडू के बेटे हैं प्रेमा खांडू। जनरल उपेंद्र द्विवेदी, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी बन जाते हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हो गए अभी, है ना, तो ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन जाते हैं ये लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट बात करते हैं क्लॉडिया शेनबॉम, क्लॉडिया शेनबॉम, ये मेक्सिको की पहली महिला प्रेसिडेंट बनती हैं, क्लॉडिया शेनबॉम। मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, राजस्थान के ये चीफ जस्टिस बनते हैं, 42nd चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट। नेक्स्ट जया बडिगा जी आपकी तेलुगु मूल की महिला हैं, तो सबसे पहली तेलुगु मूल की महिला जो कि जज बनती हैं ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, फर्स्ट तेलुगु वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द जज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ठीक है, शी हैज बीन अपॉइंटेड जज इन सैक्रामेंटो काउंटी सुपीरियर कोर्ट कैलिफोर्निया। अजीत डोवाल फिर से बनते हैं आपके, रीअपॉइंट होते हैं एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट संजीव पुरी बनते हैं CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए प्रेसिडेंट। ये पहले आपके चेयरमैन एंड MD ऑफ ITC थे, ITC के MD और चेयरमैन थे संजीव पुरी, अभी CII के हो गए हैं। जेठाबाई अहीर आपके चेयरमैन बनते हैं नाफेड क्या है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद अनामिका बी राजीव, ये सब लेफ्टिनेंट ऑफ इंडियन नेवी हैं, फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ द इंडियन नेवी, सबसे पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनती हैं अनामिका बी राजीव। JP नड्डा, ये बीजेपी प्रेसिडेंट तो है ही, साथ में लीडर ऑफ हाउस ऑफ राज्यसभा बन जाते हैं। तो लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होंगे, तो लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा बनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। फिर दिलीप सांघनी बनते हैं चेयरमैन ऑफ इफ्को। प्रोफेसर नईमा खातून बनती हैं आपकी वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU। उसके बाद कृष्णा एम एला को फाउंडर ऑफ भारत बायोटेक, ये बनते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, 2 साल के पीरियड के लिए बनते हैं कृष्णा एम एला। फिर फिलेमॉन यांग प्रेसिडेंट बनते हैं ऑफ UN जनरल असेंबली, फिलेमॉन यांग, तो ये आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ऑफ कैमरून, और 79 सेशन ऑफ द UN जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं फिलेमॉन यांग। तो अभी रिसेंटली नवरत्न स्टेटस किसको मिला, तो नवरत्न स्टेटस मिला है हुडको और आइरिडा। हुडको यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। फिर देखिए UK एशियन फिल्म फेस्टिवल होता है, UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में शबाना आजमी जीतती हैं फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड, तो ये उनको दिया जाता है फॉर द कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा और वुमेन राइट्स की कैंपेनर एट द UK एशियन फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, तो UK एशियन फिल्म फेस्टिवल की ये एक अवार्डी हैं। अब UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में एक और इंडियन को अवार्ड मिलता है, कविता कृष्णमूर्ति जी को मिलता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतती हैं कविता कृष्णमूर्ति जी। अब कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड, ये मिलता है जीना जस्टुस, JUSTUS, ये शारजा गर्ल्स ब्रांच, एक बेसिकली इंग्लिश हाई स्कूल टीचर हैं, कौन से स्कूल में, शारजा गर्ल्स ब्रांच, कहां पे, UAE में। रीजनल विनर ऑफ द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन, तो मीना रीजन बोलते हैं, तो मीना रीजन की ये डेडिकेटेड टीचर बनती हैं, ठीक है, कहां पे, 2024 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड में। फिर देखिए नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन, तो ये 2 लोगों को मिलता है, एक तो लोग को में एक व्यक्ति को मिलता है और एक ऑर्गेनाइजेशन। तो व्यक्ति कौन है, प्रोफेसर बॉन्टले बोंगवे और निमहंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, निमहंस इंडिया को मिलता है, ठीक है, नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन 2024। नेक्स्ट बात करते हैं नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये मिलता है विनोद गनात्रा, ये फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड दिस अवार्ड। तो ये 7th नेल्सन मंडेला चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल में ये अवार्ड इनको मिलता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड।
बेसिकली ये चिल्ड्रन सिनेमा में इनका काफी बड़ा योगदान होता है। विनोद गनत्रा, उसके बाद ये तो हमने देखा ही है। उसके बाद देखिए वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 ये मिलता है वेलायन सुबैया। वेलायन सुबैया जो है, इनकी कंपनी का नाम है चोला ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स एंड सीजी पावर। चोला ट्यूब इन्वेस्टमेंट एंड सीजी पावर, ठीक है। तो इनको मिलता है EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024। नेक्स्ट रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड ये मिलता है आपका आरबीआई को। दिया किसने? एक सेंट्रल बैंकिंग, एक पब्लिशिंग हाउस है लंदन बेस्ड, उसने ये अवार्ड दिया किसको? आरबीआई को। क्यों दिया? इंप्रूविंग रिस्क कल्चर एंड अवेयरनेस एज वेल एज फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज। इन सब चीजों के लिए इनको अवार्ड मिलता है, ठीक है, ताकि इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबल हो सके, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट अच्छा किया आरबीआई ने, इसके लिए ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं बुद्धा पीस अवार्ड। ये मिलता है सलूजा जी, डॉक्टर रश्मि सलूजा। ये आपके एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है रेलिगार एंटरप्राइजेस के और चेयरपर्सन है GTTCI ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया। इनको मिलता है इंटरनेशनल बुद्धा पीस प्राइज बाय द म्यांमार एम्बेसी। फिर देखिए सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड। सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड ये मिलता है REC लिमिटेड को। सस्टेनेबिलिटी चैंपियन अवार्ड मिलता है। तो REC क्या है? एक महारत्ना है सेंट्रल पब्लिक सर्विस का एंटरप्राइज का, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है, और NBFC है REC लिमिटेड। तो ये बेसिकली ये जो अवार्ड सस्टेनेबिलिटी चैंपियन का अवार्ड, ये आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स 2024 में दिया गया और ये आयोजित हुआ था IIT गोवा में। और ये बेसिकली नाम से पता लग रहा है ना आपका आउटलुक, तो आउटलुक ग्रुप के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। वेन्यू भी पता चल गया किसको मिला, ये भी आपको मालूम चल गया। फिर आता है नवल किशोर नेशनल अवार्ड। नवल किशोर नेशनल अवार्ड, प्रोफेसर नवल किशोर नेशनल अवार्ड मिलता है, पहला अवार्ड है ये, टू डॉक्टर निवेदिता प्रसाद। डॉक्टर निवेदिता प्रसाद ने एक मोनोग्राफ लिखा था नजीर अकबराबादी, इसके लिए निवेदिता प्रसाद जी को मिलता है प्रोफेसर नवल किशोर नेशनल अवार्ड बाय बानस जन पत्रिका। बानस जन पत्रिका के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। फिर देखिए प्रिक्स वर्साई अवार्ड। प्रिक्स वर्साई अवार्ड मिलता है स्मृतिवन अर्थक्वेक मेमोरियल एंड म्यूजियम। ये आपका गुजरात में लोकेटेड है, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। देखिए खूबसूरत सी जगह है, ये आपका भुज में लोकेटेड है। बेसिकली एक मेमोरियल और म्यूजियम है, इसको मिलता है प्रिक्स वर्साई अवार्ड यूनेस्को की तरफ से, ठीक है। और ये पहला ऐसा इंडिया का म्यूजियम बनता है जिसको इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया। अच्छा, ये अवार्ड मिला नहीं है, इनको सिलेक्ट किया गया है कि मतलब हाँ इनमें से दिया जाएगा अवार्ड, शॉर्टलिस्ट किया गया है इसको। स्मृतिवन अर्थक्वेक मेमोरियल एंड म्यूजियम। आपको पता है ना कि भुज में एक बार अर्थक्वेक आया था, तो उसी अर्थक्वेक को श्रद्धांजलि लोगों को देते हुए ये मेमोरियल म्यूजियम बनाया गया था भुज गुजरात में, ठीक है। इस अवार्ड देने के लिए आपके जो लिस्ट बनती है म्यूजियम्स की, उस लिस्ट में इनको भी ऐड किया गया। तो इंडिया का पहला म्यूजियम बनता है ये। नेक्स्ट आपका बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, ये मिलता है न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल। तो इससे पहले हमने यूके इंडिया फिल्म फेस्टिवल देखा था, अब न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल देख रहे हैं। तो मिसेस नाम की एक मूवी है जिसके लिए सानिया मल्होत्रा को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये मिला किसको? ये मिला मेजर राधिका सेन को। क्या इससे पहले किसी को मिला है? हाँ, ये मेजर सुमन गवानी को मिला है। और इसके बाद सेकंड आपकी बनती हैं राधिका सेन, मेजर राधिका सेन, जिनको ये अवार्ड दिया जाता है इंडियन आर्मी से। तो 2019 में वो अवार्ड मिला था, ये 2023 का अवार्ड है। और इंडिया ऐसी पहली कंट्री बनती है टू ऑल फीमेल कंटिजेंट टू द यूएन फोर्स। यूएन फोर्स में भेजने वाली ऑल फीमेल कंटिजेंट, इंडिया पहला ऐसा कंट्री बनता है जिसने ये काम किया है। तो लाइबेरिया में 2007 में भेजा गया था ऑल फीमेल कंटिजेंट टू यूएन। फिर बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर, तो एशियन बैंकर ने अवार्ड दिया बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर। किसको दिया? सेबी को, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, टाइटल ऑफ बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर इन द एशिया पैसिफिक रीजन। उसके बाद चैंपियन अवार्ड, चैंपियन अवार्ड किसको दिया गया? सी डॉट को। सी डॉट क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर वॉन द यूएन वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS 2024 का चैंपियन अवार्ड मिलता है सी डॉट को। नेक्स्ट आते हैं केन्स फिल्म फेस्टिवल में। तो केन्स फिल्म फेस्टिवल में 3-4 चीजें हमको ध्यान में रखनी है। पहली बात कि पाम डियोर अवार्ड किसको मिला, या गोल्डन पाम अवार्ड कहते हैं, ये बेस्ट फीचर फिल्म के लिए दिया जाता है। मिला किसको? अनोरा को। पहली बात याद रह जाएगी, अनोरा फिल्म। दूसरी बात याद रखनी है, बेस्ट डायरेक्टर किसको दिया? बेस्ट डायरेक्टर है मिगुएल गोमेज, पोर्चुगल के हैं,
फिल्म है इनकी ग्रैंड टूर, तो ये दूसरी बात याद रखनी है। तीसरी बात क्या याद रखनी है, बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेसेस। तो बेस्ट एक्टर ये जेसी प्लेमॉन्स को मिला है आपका काइंड्स ऑफ काइंडनेस मूवी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है सेलिना गोमेज को। तो ये आपकी तीसरी चीज, ये चौथी चीज, ये चार चीजें याद रहेंगी। और पांचवी चीज आपको याद इसलिए रखनी है क्योंकि यहां पे एक इंडियन इन्वॉल्व है। आपका ग्रॉ प्री फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये एक फिल्म है, इसके लिए ग्रॉ प्री अवार्ड दिया जाता है, डायरेक्टेड बाई पायल कपाडिया। पायल कपाडिया इंडियन है, उनके द्वारा डायरेक्ट है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, तो उनको ये ग्रॉ प्री फॉर बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला है। तो ये आपकी पांचवी चीज यहां पे याद रखनी है। तो इतना सारा चीज याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं मिस यूएसए 2023। मिस यूएसए 2023 है सवाना मारी गैनकीविक्स। सवाना मैरी गैनकेविक्स, इनको पहले अवार्ड नहीं मिलना था, अवार्ड मिलना था नोइलिना वॉइट। ये आपका यूटा प्रोविंस की थी, तो इन्होंने अपना जो टाइटल है मिस यूएसए का, इसको रिजाइन कर दिया। तो जो सेकंड नंबर पे थी ये थी सवाना मारिया गानकीविक्स, इनको मिल गया अवार्ड, ये बन गई मिस यूएसए 2023। नेक्स्ट बात करते हैं सिद्धेश सकोरे। सिद्धेश सकोरे महाराष्ट्र के हैं, एक आपके फाउंडर है, एग्रो रेंजर्स कंपनी है इनकी। इनको अवार्ड मिलता है लैंड हीरो अवार्ड। किसने दिया, यूएनसीसीडी ने दिया ऑन वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट डे। वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट डे के द्वारा UNCCD, ठीक है, ये यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, UNCCD हमें पता ही है। तो इनके द्वारा ही अवार्ड दिया गया सिद्धेश सकोरे को। क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने नेचुरल फार्मिंग और वेस्ट मैनेजमेंट में काफी अच्छे इनोवेशंस किए, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ATD बेस्ट अवार्ड। ATD बेस्ट अवार्ड 2024, तो ये दिया गया NTPC को। पब्लिक सेक्टर कंपनी NTPC हैज सिक्योर्ड थर्ड रैंक, ये थर्ड नंबर पे आते हैं, थर्ड पोजीशन इन द वर्ल्ड फॉर टैलेंट डेवलपमेंट कैटेगरी। तो टैलेंट डेवलपमेंट कैटेगरी में आपका ATD बेस्ट अवार्ड्स में टैलेंट डेवलपमेंट कैटेगरी में तीसरे नंबर पे आता है NTPC, तो इसलिए अवार्ड दिया गया। तो अवार्ड्स में नेक्स्ट थोड़े स्पोर्ट्स अवार्ड देखेंगे ना हम लोग। तो क्रिकेट की बात करते हैं, तो विजडन क्रिकेटर्स एल्मनैक 2024, तो इसमें 4 अवार्ड याद करने हैं। देखिए, तो लीडिंग क्रिकेटर मेन में पैट कमिंस। तो पैट कमिंस में एक बात याद रखनी है कि ही वॉज द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन टू बी नेम्ड लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड सिंस माइकल क्लार्क। तो बेसिकली 2012 में माइकल क्लार्क को मिला था ये अवार्ड, उसके बाद नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन को मिला वो है पैट कमिंस। तो काफी लंबा इंतजार करना पड़ गया, 12 साल का। इसके बाद आप विमेन में देखिए नैट साइवर ब्रंट, ये आपकी इंग्लिश क्रिकेट टीम की मेंबर है, तो इनको ये अवार्ड मिला है। और ट्रेविस हेड, इनको मिला है ईयर्स बेस्ट टेस्ट परफॉर्मेंस, सबसे बढ़िया टेस्ट परफॉर्मेंस दिया इन्होंने। और लीडिंग T20 क्रिकेटर में हैली मैथ्यूज, तो ये महिला क्रिकेट की बात हो गई। हैली मैथ्यूज को मिलता है लीडिंग T20 क्रिकेटर का अवार्ड। तो ये विजडन क्रिकेटर्स एल्मनैक 2024, ये याद रखने नाम। फिर आते हैं हम लोग मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो 18वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, पहला ही सवाल पूछेगा कहां हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। तो ये आपका 18th एडिशन है, ठीक है। अब इसमें अगला सवाल है ओपनिंग फिल्म कौन सी लगी। तो ओपनिंग फिल्म लगी बिली एंड मॉली एंड ऑटर लव स्टोरी, ठीक है। अब देखिए, ये मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपको गोल्डन कॉन्च अवार्ड मिलेगा और सिल्वर कॉन्च अवार्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। सिल्वर कॉन्च अवार्ड भी नेशनल कैटेगरी में और आपका फिर इंटरनेशनल कैटेगरी में भी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग गोल्डन कॉन्च अवार्ड की। गोल्डन कॉन्च अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री किसको मिला, तो गोल्डन थ्रेड, देखिए गोल्डन कॉन्च गोल्डन थ्रेड को मिला, ठीक है। गोल्डन थ्रेड के लिए निष्ठा जैन को मिला, तो ये आप मार्क कर सकते हैं गोल्डन कॉन्च। फिर सिल्वर कॉन्च, ठीक है, सिल्वर कॉन्च याद करना बड़ा आसान है। नेशनल कैटेगरी और इंटरनेशनल कैटेगरी का एक साथ देखते हैं। सबसे पहले बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म, बेस्ट शॉर्ट फिल्म फिक्शन, तो नेशनल में मिला सॉल्ट और भाई इंटरनेशनल मिला सावर मिल्क। तो खाने के पदार्थ है दोनों, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेंगे हम लोग। तो यहां पे सॉल्ट बेस्ट शॉर्ट फिक्शन, एंड उसके बाद बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड कहां किसको मिलता है, तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिलता है 6A आकाश गंगा नेशनल अवार्ड में, ठीक है। और फिर हम लोग बात करते हैं बेस्ट एनिमेशन का। बेस्ट एनिमेशन मिलता है नीर जारा
आपका नेशनल अवार्ड, और जीमा पोलैंड की एक फिल्म है, एनिमेटेड फिल्म, तो इसको मिलता है सिल्वर कॉन्च इंटरनेशनल कंपटीशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल हो गया, नेशनल हो गया, गोल्ड कॉन्च, सिल्वर कॉन्च हो गया। फिर देखिए वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये मिलता है वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर सुब्बैया नल्लामुथु को मिलता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो गया मुंबई का। अभी नेक्स्ट कुछ बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स, बड़े आसान है ये तो ये देखिए आपका आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। अब ये कुट्टी टेल्स करके शायद एक यूट्यूब चैनल भी है रविचंद्र अश्विन का, तो ये कुट्टी वर्ड से आप सीधा मार्क कर सकते हैं कि रविचंद्र अश्विन है। फिर सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, तो नाम देख के लग रहा होगा सोर्स कोड बेसिकली कंप्यूटर का जो कोड होता है एक किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए, उसको सोर्स कोड बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको देख के पता चल रहा होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो ये बिल गेट्स है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, तो फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल ये लिखा है अल्पना किल्लावाला। ठीक है, अल्पना किल्लावाला, ये कैसे याद रख सकते हैं, आरबीआई का वॉल है ना, वॉल में हम लोग किल्ला गाड़ते हैं, ठीक है, कील गाड़ते हैं, तो ऐसे याद रखिए आरबीआई वॉल अल्पना किल्लावाला। ठीक है, याद रखने के तरीके हैं, ऐसा दिल पे नहीं लेना, कुछ भी बना के आप याद रखिए, बस ये मैटर है। एड फाइंड्स अ होम, तो एड फाइंड्स अ होम, तो ये लिखा है आलिया भट्ट ने। उसके बाद गेटवेज टू द सी हिस्टोरिकल पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन, ये लिखा है मैरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम, ये है हाला पॉइंट। तो हाला पॉइंट क्या है, ये बेसिकली एक कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम जो एआई का इस्तेमाल करेगा। कैसा एआई, आपका ब्रेन इंस्पायर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस प्रकार से हमारा ब्रेन काम करता है ना, जिस प्रकार से हमारा ब्रेन काम करता है उसी से इंस्पिरेशन लेते हुए हम लोग कंप्यूटर को बना रहे हैं, कंप्यूटर का एआई डिजाइन कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम। तो भाई न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम सबसे बड़ा वर्ल्ड का बनाया गया है हाला पॉइंट, किसके द्वारा, इंटेल के द्वारा। कैसे चिप्स लगे हैं, लोईहीस 2 चिप्स इसमें लगाए गए हैं। हाला पॉइंट इज डिजाइन टू कंबाइन डीप लर्निंग एफिशिएंसी विद ब्रेन इंस्पायर्ड लर्निंग। कहां पे डिप्लॉय है ये, आपका सांडिया नेशनल लेबोरेटरीज एल्बुकर्की न्यू मैक्सिको। तो ये हो गया लार्जेस्ट न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम। मूविंग ऑन, अब देखिए स्पेस। अब स्पेस टेक्नोलॉजी में आपका इसरो वर्ल्ड फेमस है, तो इसरो के साथ कई सारे दूसरे जो देश है वो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आपका सीएनईएस आपका इसरो की तरह ही एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, आपका फ्रांस का, फ्रांस का स्पेस एजेंसी को सीएनईएस बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने मिशन तृष्णा कहा कि भाई कोलैबोरेशन में हम लोग मिशन तृष्णा करेंगे। तृष्णा का क्या फुल फॉर्म है, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। तो इतना बड़ा नाम है और इसका शॉर्ट फॉर्म है तृष्णा। ठीक है, तो ये इंडिया और फ्रेंच सीएनईएस एजेंसीज के द्वारा ये कोलैबोरेशन है। क्यों बनाया गया, ये कोलैबोरेशन क्यों किया गया है, सरफेस टेम्परेचर एंड वाटर मैनेजमेंट एट रीजनल टू ग्लोबल स्केल। भाई दुनिया में सरफेस टेम्परेचर के बारे में बताएगा और वाटर मैनेजमेंट कैसा हो रहा है उसके बारे में बताएगा, और ये 5 साल का इसका टेन्योर है, और ये बेसिकली निसार के साथ वर्क करेगा। अब निसार क्या है, मतलब निसार की भी हेल्प लेगा इसमें, तृष्णा जो है निसार की भी हेल्प लेगा। अब निसार क्या है, निसार इज इंडिया और यूएस का कोलैबोरेशन। ठीक है, तो इंडिया यूएस ने बायलैटरल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एग्रीमेंट साइन किया था 2022 में, और नासा और इसरो के द्वारा एक मिशन आया था निसार मिशन, जिसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। तो ये जो आपका इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा इन दिस मिशन तृष्णा। और उसी प्रकार से देखिए इंडिया फ्रांस के बीच में भी एक लेटर ऑफ इंटेंट ऑन डिफेंस स्पेस कोऑपरेशन साइन किया गया है। फिर देखिए इंडिया और जापान की यहां बात हो रही है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लूपेक्स मिशन पूछेगा तो जापान, तो आपको लूपेक्स पूछेगा आप कहेंगे जापान, आपको निसार पूछेगा आप कहेंगे ये निसार जो है यूएस के साथ है, और अभी ये तृष्णा के बारे में पूछेगा आप बोलेंगे फ्रांस के साथ है। क्यों किया गया है, सरफेस टेम्परेचर और वाटर मैनेजमेंट 5 साल के लिए। ठीक है, फिर देखिए एक सैटेलाइट है इंपॉर्टेंट, साउथ एशिया सैटेलाइट, साथ में डिस्कस कर देना है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके स्पेस टेक्नोलॉजी से जो लिंक्ड होता है। साउथ एशिया सैटेलाइट बेसिकली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, आपका डिजास्टर लिंक्स, कोई अगर डिजास्टर होता है, सुनामी आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, तो वो आपका कम्युनिकेट करेगा दूसरे कंट्रीज को। इंडिया के 6 नेबरिंग कंट्रीज इसका इस्तेमाल करेंगे साउथ एशिया सैटेलाइट का। नेक्स्ट बात करते हैं GPT-4O, O फॉर ओमनी। तो GPT-4O लॉन्च किया गया है भाई ओपन एआई। उन्होंने कहा कि ये GPT-4O नॉर्मल जो हमारा चैट जीपीटी है उससे ज्यादा एडवांस होगा और एकदम बढ़िया होगा।
इमेजेस वगैरह सब बढ़िया निकालेगा, टेक्स्ट ऑडियो सब बढ़िया कर देगा, मतलब बेटर है इन कंपैरिजन टू चैट जीपीटी। ठीक है, अब देखिए रॉकेट। रॉकेट में आपका पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल हो रहा है एज फ्यूल, और लिक्विड ऑक्सीजन का तो होता ही है, वो तो हो ही रहा है। तो ये इससे हो जाएगा सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल करके भाई स्पेस में देखिए रॉकेट जा रहा है। ये कौन सा रॉकेट, नाम क्या है, जर्मन कंपनी हाई इंपल्स ने ये रॉकेट बनाया है, और रॉकेट का नाम है SR-75। कहां से लॉन्च हुआ है, ये आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया के कोनिब्बा टेस्ट रेंज है, वहां से ये लॉन्च होता है। आगे बढ़ेंगे, अब कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गया। जैसे नासा है, इसरो है, अलग अलग कंट्रीज का। भाई इसरो हमारे इंडिया का है, नासा यूएसए का है, उसी प्रकार से कोरिया ने कहा कि अब हमारा भी एक स्पेस एजेंसी होगा, नाम होगा कोरिया एयरफोर्स एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने कहा कि हम भी स्पेस में रॉकेट वगैरह भेजेंगे। तो वो $70 बिलियन इसमें खर्च करेंगे अपने फ्यूचर। उन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन का प्लान लॉन्च कर दिया गया है, और कहा कि भाई पहला लूनर लैंडर हम भी लैंड करेंगे, 2032 तक लैंड करवा देंगे। तो ऐसा डेडलाइन भी दे दिया है। साउथ कोरिया की प्रेसिडेंट कौन है, मतलब यून सुक यूल इज द साउथ कोरिया प्रेसिडेंट। इन्होंने ये आपका अनाउंस किया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, फर्स्ट रिसर्च टेस्ट बेड टू स्टडी नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर एक प्रकार के लोकल विंड्स है जो इंडिया में आप देख पाते हैं। तो उसको स्टडी करने के लिए इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ऑब्वियसली, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, ये भी ऑब्वियसली, दोनों साथ में मिलकर कह रहे हैं कि हम एक रिसर्च टेस्ट बेड बनाने जाएंगे। ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग भी इसमें मतलब शामिल हो गया। तो 3 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर आपका रिसर्च टेस्ट बेड बनाया। कहां बनाया, ये सवाल है इंपॉर्टेंट। चांदबाली, आपका भद्रक डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा में आप देखेंगे, ये आपका भुवनेश्वर के पास है। यहां पे इन्होंने ये कंट्रोल सेंटर बनाया, इसका कंट्रोल सेंटर बनाया, रिसर्च टेस्ट बेड ऑन नॉर्वेस्टर। नेक्स्ट बात करते हैं AI डिप्लोमेट। अभी नॉर्मली लोगों ने अभी AI जो डिप्लोमेट्स हैं, एक कंट्री के डिप्लोमेट दूसरे कंट्री में जाते हैं बातचीत वगैरह करने के लिए। तो आपका यूक्रेन ने कहा कि अभी हम लोग AI डिप्लोमेट लॉन्च कर दिया उन्होंने, वर्ल्ड का पहला AI डिप्लोमेट। ये देखिए, ये बिल्कुल ह्यूमन जैसी लग रही होंगी, लेकिन ये ह्यूमन नहीं है, ये AI है। तो इनका नाम है विक्टोरिया शी। डिप्लोमेट का नाम है, AI डिप्लोमेट का नाम है विक्टोरिया शी नाम रखा है। और इसका जो वॉइस है, अभी AI का तो वॉइस तो होता नहीं है, किसी एक का वॉइस कॉपी करता है। तो किसका वॉइस कॉपी किया गया है, रोजालिन नोम्ब्रे एक है, मतलब एक्ट्रेस, पता नहीं कौन है, ये एक्ट्रेस है शायद, चेक कर सकते हैं आप। तो इनका जो वॉइस है ये लिया गया है आपका विक्टोरिया शी AI। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अच्छा, अब क्या हुआ, चाइना एकमात्र ऐसा कंट्री बन गया है जो आपके फार साइड, डार्क साइड, मून का एक डार्क साइड है, ठीक है, जहां पे सैटेलाइट वगैरह लैंड कराना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो चाइना ने क्या करा, डार्क साइड में 2 बार लैंड करा दिया। तो ये जो डार्क साइड है इसको बोलते हैं आइटकेन बेसिन। यही इसी डार्क साइड में एक आइटकेन बेसिन है, जिसमें चाइना ने 2 बार आपका लैंडर लैंड किया मून में। 2019 में चेंज 3 और 2024 में चैंगी बोलेंगे शायद, चैंगी 4 और चैंगी 6 2024 में ने लैंड कर लिया। तो दूसरी बार आपका चाइना ने ये आइटकिन बेसिन यानी कि फार साइड ऑफ, डार्क साइड ऑफ द मून पे 2 बार आपका लैंडर सेंड कर दिया। तो ये पहला कंट्री बनता है चाइना ये कीर्तिमान स्थापित करने वाला। चलिए, फार साइड ऑफ द मून की यहां पे बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, 3 नए क्रेटर ढूंढेंगे मार्स में। मार्स में 3 नए क्रेटर ढूंढे, किसने ढूंढे, फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी ने ढूंढे। कहां पर है ये लेबोरेटरी, अहमदाबाद में है। और ये 3 जो क्रेटर है, क्रेटर क्या होता है भाई, ये आपका मार्स है, मार्स में से गड्ढे होंगे ना, ऐसे कुछ गड्ढे 3 ढूंढ निकाले, उन तीनों का नाम रख दिया अलग, क्योंकि कहा कि भाई हमने ढूंढा तो हम नाम रखेंगे। क्या नाम रखा, लाल क्रेटर। अब लाल क्रेटर लाल रंग का इसलिए नहीं, एक प्रोफेसर है देवेंद्र लाल, ये आपके इंडियन जियोफिजिस्ट हैं, काफी फेमस, और ये आपका फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इनके नाम से लाल क्रेटर एक रख दिया। इसके अलावा मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर। तो मुर्सन एक आपका टाउन है उत्तर प्रदेश का, उसको इज्जत दे दी गई, कहा कि मुर्सन नाम का क्रेटर होगा। और हिल्सा भी एक टाउन है बिहार में। हिल्सा तो एक वैसे मच्छी भी है, लेकिन मच्छी नहीं, बिहार के एक टाउन हिल्सा के बारे में यहां बात हो रही है। मुर्सन और हिल्सा और लाल क्रेटर, ये 3 क्रेटर के नाम रख दिए गए। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए 3D प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी बड़ी बढ़िया होती है, लेयर वाइज वो प्रिंट कराते हैं। कोई भी एक चीज है ऐसे लेयर बाय लेयर प्रिंट कराने का टेक्निक को बोलते हैं 3D प्रिंटिंग। तो अब ये 3D प्रिंटिंग के मतलब से प्रिंट हुआ आपका पहला इंजन, 3D प्रिंटेड इंजन है, ठीक है। वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट विद सिंगल पीस, एक सिंगल पीस फुल्ली 3D प्रिंटेड इंजन है।
अब देखिए इंजन में ना कई सारे पार्ट लगते हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ऐसे असेंबल करके फिर इंजन बनता है। 3D प्रिंटिंग में जरूरत नहीं है पार्ट की, एक बार आपने देख लिया कि अच्छा दिखने में ऐसा लगेगा और इसको ऐसे लेयर बाय लेयर मटेरियल से हमने बना दिया, तो सिंगल पीस हो गया ना, ये सिंगल पीस हो गया। तो ऐसे सिंगल पीस का वर्ल्ड का पहला रॉकेट है जो 3D प्रिंटिंग से बना है। ये किसने बनाया? अग्निकुल कॉस्मोस, एक कंपनी है इनक्यूबेटेड इन IIT मद्रास, और बना लेती है वर्ल्ड का पहला रॉकेट जो कि सिंगल पीस है और 3D प्रिंटिंग से बना हुआ है, और लॉन्च कर दिया इन्होंने। धनुष श्रीहरिकोटा, धनुष एक लॉन्च पैड है, रॉकेट लॉन्च पैड। तो धनुष की भी खास बात है ये जो आपका प्राइवेट लॉन्च पैड है, ठीक है, ये प्राइवेट लॉन्च पैड है, गवर्नमेंट नहीं है। तो ये जो आपका ये रॉकेट है इसका नाम रखा अग्निबाण। तो अग्निकुल ने अग्निबाण लॉन्च किया, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट टू बी पावर्ड बाय ए सेमी क्रायोजेनिक इंजन दैट वाज डिजाइन्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड डोमेस्टिकली, ठीक है। घर में बनाया, ये IIT मद्रास में बनाया, तो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज तरकश। देखिए तरकश याद रखिए आपका US स्पेशल फोर्सेस और इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है। कहां पे हुआ? कोलकाता में हुआ तरकश। उसके बाद गगन स्ट्राइक 2। गगन स्ट्राइक 2 आपका पंजाब में होता है, और इसमें आर्मी और एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने 3 दिन का एक्सरसाइज किया। ये गगन स्ट्राइक 2 इंडियन आर्मी का खड़ग कोर ने और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर ये गगन स्ट्राइक 2 पंजाब में कराया एक्सरसाइज, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। फिर बात करते हैं ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय आप सबको मालूम है, कारगिल में जो लड़ाई हुई थी 1999 में, तो उसके 25 वर्ष होने की खुशी में आर्मी ने कहा कि हम एक मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन लॉन्च करेंगे, जो कि 12 जून को इन्होंने स्टार्ट किया, और ये जो है पूरा इंडिया कवर करेगा, आपका नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सेंटर सब कवर करेगा। देखो ईस्ट में चला जाएगा दिंजन, वेस्ट में जाएगा द्वारका, साउथ में जाएगा धनुषकोटी, कैपिटल दिल्ली में तो रहेगा ही, और नॉर्थ में चला जाएगा द्रास। इन सब रीजन में ये स्टॉप करेगा, और भी कई जगह स्टॉप करेगा, तो लेकिन ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, तो पूरे इंडिया का चक्कर लगेगा। ऑपरेशन विजय का 25 साल पूरे हो गए, याद रखिए। फिर बात करते हैं प्रोजेक्ट आकाश तीर। अब ये आकाश से तीर निकल रहा है क्या? नहीं, आकाश तीर याद रखिए कोई आकाश से तीर नहीं निकल रहा, कोई आपका मिसाइल विसाइल नहीं है। आकाश तीर क्या है? ये आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है। आकाश तीर इज अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम दैट इंटीग्रेट्स आपका रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम इनटू अ सिंगल नेटवर्क। आपके जितने भी रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको एक सिंगल नेटवर्क में जोड़ने का जो प्रोजेक्ट है दैट इज आकाश तीर। फायदा क्या होगा इससे? भाई आर्मी का सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ेगा। भाई कहीं दुश्मन कहीं से आ रहा है तो इन्फॉर्मेशन तुरंत से पता चलना चाहिए ना, हमारे आर्मी कहां पे डिप्लॉयड है, कितने टाइम में पहुंचेंगे, ये सारी प्लानिंग वगैरह हमें हेल्प होगा। तो अगर सारे रेडार के सारे इंफॉर्मेशन एक ही नेटवर्क में आ जाए तो डेटा एनालिसिस इजी हो जाएगा आर्मी के लिए, डिसीजन मेकिंग इजी हो जाएगी। तो ये प्रोजेक्ट आकाश तीर इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसने बनाया ये? इट वॉज डेवलप्ड बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा ये बनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे जी। अब देखिए अंडर वाटर एकूस्टिक रिसर्च फैसिलिटी है हमारी। कहां पे? अंडर वाटर एकूस्टिक रिसर्च फैसिलिटी हमारा है कुलामावू, जो कि इडुकी डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में सिचुएटेड है। तो भैया अकूस्टिक रिसर्च करेंगे। अब यहीं पे इसी फैसिलिटी में आपका स्पेस लॉन्च किया गया है। स्पेस क्या है? सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकूस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। ये आपका सेटअप किया गया यहीं पे एकूस्टिक रिसर्च फैसिलिटी में। किसने सेटअप किया? नेवल फिजिकल एंड ओशिनोग्राफिक लेबोरेटरी ऑफ DRDO। नेवल फिजिकल एंड ओशिनोग्राफिक लेबोरेटरी ऑफ DRDO ने यह सेटअप किया। ये करेगा क्या? हैज बीन डिजाइन्ड एज अ प्रीमियर टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन हब फॉर सोनार सिस्टम्स। भाई सोनार सिस्टम्स की टेस्टिंग होगी, डेस्टिन्ड फॉर इंडियन नेवी ऑन बोर्ड वेरियस, ठीक है, ये सब हो गया आपका। सोनार टेस्टिंग हो रही है बेसिकली। आगे बढ़ेंगे हम लोग। रुद्रा M2 Air 2 सरफेस मिसाइल। अरे भाई रुद्रा M2, ये देखिए रुद्रा M2 आ रहा है। ये आ कैसे रहा है? ये आपका Air 2 सरफेस है। यहां जैसे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है आपका, ये हेलीकॉप्टर हमने बढ़ाया, गंदी से ड्राइंग है हमारे, देखिए यहां से इसने मिसाइल लॉन्च किया। तो जब मिसाइल लॉन्च किया तो ये क्या हो गया? ये आपका Air 2 सरफेस लॉन्च हो गया ना, तो इसका टेस्टिंग हो गया। रुद्रा M2 मिसाइल Air 2 सरफेस मिसाइल है, याद रखिएगा। ये ओडिशा में टेस्ट होते हैं सारे मिसाइल, हमको मालूम है। और ये एयरफोर्स के सुखोई 30 मार्क 1 आपका जो आपका प्लेन है वहां से ये लॉन्च हो जाता है, रुद्रा M2 Air 2 सरफेस डिफेंस मिसाइल। आगे बढ़ेंगे। अनमैन्ड सिस्टम फोर्सेस। अनमैन्ड सिस्टम फोर्सेस एक फोर्स, जैसे हम लोगों ने आर्मी देखा, एयरफोर्स देखा, नेवी देखा, एक नया सिस्टम लॉन्च कर दिया फोर्सेस का टाइप, वो है अनमैन्ड सिस्टम, यानी कि कोई बंदा नहीं होगा,
एक मशीनें होंगी, ड्रोन्स होंगी। तो ड्रोन्स का एक उन्होंने आर्म फोर्स बना दिया, ठीक है। और ये अनमैन्ड सिस्टम फोर्सेस नाम दे दिया इसका। किसने स्टार्ट किया? यूक्रेन ने। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू क्रिएट अ न्यू ब्रांच ऑफ आर्म फोर्सेस, अनमैन्ड सिस्टम फोर्सेस। अब इसे आगे दूसरे कंट्री शायद करेंगे, आर्मी नेवी एयरफोर्स के साथ साथ अनमैन्ड सिस्टम फोर्सेस, जिसमें कोई पायलट नहीं होगा, कोई व्यक्ति नहीं होगा, केवल मशीन्स होंगे, ड्रोन्स होंगे, ठीक है। अनमैन्ड सिस्टम फोर्सेस यूज एयर, सी एंड ग्राउंड अनमैन्ड एंड रोबोटिक सिस्टम्स इन कॉम्बैट ऑपरेशंस। चलिए ये कर देंगे। नेक्स्ट नागास्त्र। नागास्त्र क्या है? फर्स्ट इंडिजिनस मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन। सुसाइड ड्रोन है ये, ड्रोन उड़ रहे हैं, किसी जगह को डिस्ट्रॉय करना होगा, आके अटैक कर देंगे, यहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये भी डिस्ट्रॉय हो गया ना, तो एक तरीके से सुसाइड हो गया, सुसाइड बॉम्बिंग हो गई। लेकिन सुसाइड बॉम्बिंग ड्रोन्स कर रही है इसमें, ठीक है। तो ये सुसाइड ड्रोन्स होते हैं। नागास्त्र 1 प्रिसाइसली टारगेट एनिमी टारगेट्स, ठीक है, एंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ सोल्जर्स। भाई सोल्जर्स को कोई हानि ना पहुंचे, आप इस ड्रोन से ही आप अटैक कर दीजिए। किसने डेवलप किया? एक्सप्लोजिव्स इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड, EEL, और बैंगलोर के एक और कंपनी है जेड मोशन, और सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर। तो इन तीनों ने मिलकर ये आपका सुसाइड ड्रोन नागास्त्र तैयार किया। उसके बाद देखिए कुछ हम लोग ऑबिचुरीज देखते हैं। चौथी राम यादव, ये आपके हिंदी डिपार्टमेंट BHU के प्रोफेसर थे, इनका देहांत हो गया 83 की एज में। कुछ अवार्ड मिले इनको, कबीर नेशनल अवार्ड मिला है, लोहिया साहित्य साधना मिला है इनको अवार्ड। नेक्स्ट बात करते हैं असीर जवाहर थॉमस जॉन सिंह। तो ये जो है ये इंडियन के वर्टिब्रेट इकोलॉजिस्ट है। वर्टिब्रेट एक प्रकार के जानवरों का ग्रुप होता है जिनमें वर्टिब्रास होते हैं, ठीक है। खैर ये तो बायो की बात हो गई। तो ये एक इकोलॉजिस्ट है, ये समझ लीजिए, तमिलनाडु से इनका देहांत हुआ है। इब्राहिम रईसी, ये तो सबको मालूम है, ईरानियन प्रेसिडेंट है। ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया इनका, अजरबैजान में गए थे, अजरबैजान के ऊपर इनका हेलीकॉप्टर हो जाता है क्रैश, इनका देहांत हो जाता है। उसके बाद ये इनॉग्रेट करने गए थे एक डैम, किस कलासी डैम और खोदा अराफीन डैम, इनका इनॉग्रेशन करने गए थे, लेकिन फिर वापस आ नहीं पाए और इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं साउलोस चिलीमा। ये साउलोस चिलीमा आपके मालावी के वाइस प्रेसिडेंट है, इनका भी प्लेन क्रैश हो जाता है। तो आपका चिकनगावा माउंटेन रेंज है, इसके आसपास इनका प्लेन क्रैश हो जाता है, तो उसमें 10 लोग मारे जाते हैं, इनका भी देहांत हो जाता है। साउलोस चिलीमा ये मालावी के वाइस प्रेसिडेंट थे। फिर देखिए पंडित राजीव तारानाथ। पंडित राजीव तारानाथ आपका सरोद माइस्ट्रो है मैसूरू के, तो इनका भी देहांत हो गया। ये आप देख सकते हैं राजीव तारानाथ। इनको कई सारे अवार्ड मिले हैं, ये अवार्ड कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, देख लीजिए। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला है 2000 को, संगीत विद्वान अवार्ड मिला है 2018 को, और रिसेंटली 2019 में, ये तो इंपॉर्टेंट हो गया, फिर पद्मश्री मिला इनको, पद्मश्री 2019 में मिला है। आगे बढ़ेंगे। नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है। बेसिकली फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे क्राइम होता है तो क्राइम की कुछ एविडेंसेस होते हैं, ब्लड सैंपल्स होते हैं, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, तो इन सब को आपका टेस्ट के लिए भेजा जाता है कहां पे? फॉरेंसिक लैब्स में। तो फॉरेंसिक लैब्स अगर अच्छे नहीं होंगे तो ऑब्वियसली ये काम तो हो नहीं पाएगा ठीक से, सही तरीके से सबूत वगैरह नहीं मिल पाएंगे, इन्वेस्टिगेशन भी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आपके फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज खोले जा रहे हैं 9 जगह। ऑफ कैंपस ऑफ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, इसके 8 कैंपस खोले जा रहे हैं इंडिया में, और 7 सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज खोले जा रहे हैं, किसके अंतर्गत? डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज ऑफ दिल्ली कैंपस ऑफ NFSU, इसके अंतर्गत आपके फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज खोले जा रहे हैं 7। और जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको और बेटर करिए, उसका बढ़िया मेंटेनेंस करिए। तो ये 3 काम के लिए आपके 2254 करोड़ आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि हम खर्चा करने जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। अब सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, सबसे पहला ही सवाल पूछेगा कि ये बताओ कौन से मिनिस्ट्री का है, तो आप लिखिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। तो इसके द्वारा स्टार्ट किया गया है सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव, ठीक है। ये एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंतर्गत आ गया, ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंतर्गत आ गया। एम क्या है कि लोकल बॉडीज को तैयार करना। नॉर्मली जब हेवी रेन होता है तो काफी हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज देखने को मिलेगा आपका सोसाइटी में, तो उससे डील कैसे करें, तो उसके लिए ये सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया कि भाई सफाई रखिए बीमारी भगाइए, ऑब्वियसली तो सफाई रखवाइए, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंतर्गत आ गया ना ऑब्वियसली, क्योंकि सफाई की बात हो रही है, भाई सफाई रखेंगे तभी तो बीमारी भागेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक पेड़ मां के नाम कैंपेन, तो आपका 15 अगस्त में ये बड़ा फेमस है। 15 लाख ट्री का प्लांटेशन किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, एनवायरमेंट का ऑप्शन दे देगा, दूसरा ऑप्शन दे देगा, कंफ्यूज होकर आप मार के आ जाओगे एनवायरमेंट नहीं।
एक पेड़ मां के नाम कैंपेन आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है और 78 इंडिपेंडेंस डे में ये लॉन्च किया जाता है। और प्रधानमंत्री जी ने आपका वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पे लॉन्च किया इन्होंने ये आपका एक पेड़ मां के नाम। लॉन्च तो हो गया आपका वर्ल्ड एनवायरमेंट डे में, लेकिन पेड़ लगाया गया 15 लाख पेड़ ये इंडिपेंडेंस डे में लगाया गया 15 अगस्त को। ठीक है, तो ये आपका प्लांट ट्री किया, मतलब ये जब अनाउंस हुआ एक पेड़ मां के नाम का जो कैंपेन अनाउंस होता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पे, तो उन्होंने कहा कि पेड़ लगाइए और उसको अपने जो मदर्स हैं उनको ट्रिब्यूट कीजिए। ठीक है, तो खुद इन्होंने पीपल का पेड़ लगाया, कहां पे, बुद्ध जयंती पार्क दिल्ली में है, वहां पे पीपल का पेड़ लगाया और लोगों से भी कहा कि आप ज्यादा पेड़ लगाइए। और फिर जाके 15 अगस्त को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 15 लाख पेड़ लगाती है। थीम क्या है इसका कैंपेन का? लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलियंस। लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन और ड्राउट रेजिलियंस है इस कैंपेन का थीम। आगे बढ़ते हैं। 1 वीक 1 थीम कैंपेन। 1 वीक 1 थीम कैंपेन कौन सा मिनिस्ट्री का? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, जैसा कि आप जानते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम 1 वीक 1 थीम कैंपेन लॉन्च करेंगे। इसमें क्या होगा भाई, अलग अलग CSIR लैब्स हैं, 37 CSIR लैब्स हैं और CSIR के अंतर्गत 8 थीम डिसाइड किए गए। अब हर एक जो लैब है एक पर्टिकुलर थीम से कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है, हर हफ्ते। तो ये आपका बेसिकली कैंपेन हो गया। ठीक है, शोकेसिंग रिसेंट सक्सेस स्टोरीज ऑफ इंडिया इन डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब जैसे एक CSIR उसने एक टॉपिक चूज कर लिया, तो इस टॉपिक के ऊपर इंडिया में क्या क्या काम हुआ है और अलग अलग स्ट्रीम क्या क्या रिसर्च कर रही है, आगे क्या करने वाली है, ये सब कुछ मेनली सक्सेस स्टोरीज, क्या क्या काम अच्छे किए गए हैं, इसके ऊपर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, तो ये है 1 वीक 1 थीम कैंपेन। फिर देखिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम। निजुत मोइना स्कीम बेसिकली जो चाइल्ड मैरिज की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया आसाम में। कहा गया है कि भाई 10th के बाद जैसे 11वीं में पहुंचते हैं लोग कहते हैं कि भाई लड़कियों की शादी करा दो। अब शादी करा दो तो ये शादी ना कराओ तो असम गवर्नमेंट कह रही है कि भाई 11th में आप जाने दीजिए। 11th में लड़कियां चली जाएंगी, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेंगी, तो हम आपको हर महीने 1000 रुपए देंगे। तो ये भाई 1000 रुपए के लालच में हो सकता है कि लोग शादियां, चाइल्ड मैरिज ना कराए। ठीक है, तो ये चाइल्ड मैरिज की प्रॉब्लम को डील करने के लिए आसाम में ये पर्टिकुलर निजुत मोइना स्कीम स्टार्ट किया गया आसाम में। ये बेसिकली 10 लाख जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनको ये बेनिफिट पहुंचाने वाला है। फिर देखिए अब यहां पे क्रिकेट पे आते हैं दोबारा। आपके 4 कंसेक्यूटिव मेडन ओवर्स। देखिए आपके 20 ओवर का होता है T20 मैच। T20 मैच में हर एक बॉलर कराता है 4 ओवर। तो 4 ओवर में एक भी रन ना देना एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है, जो कि लॉकी फर्ग्यूसन है न्यूजीलैंड के। उन्होंने 4 कंसेक्यूटिव मेडन ओवर्स कराए हैं T20 वर्ल्ड कप में, जब उन्होंने उनका मैच हुआ था पापुआ न्यू गिनी के अगेंस्ट। तो ये काम लॉकी फर्ग्यूसन ने किया है। इससे पहले ये काम कनाडा का साद बिन जफर ने किया था। पनामा के अगेंस्ट मैच हुआ था तो उसमें इसने 4 मेडन ओवर डाले थे, साद बिन जफर और लॉकी फर्ग्यूसन। अब T20 आइस का फास्टेस्ट सेंचुरी किसने बनाया? तो ये साहिल चौहान एक है, इंडियन ओरिजिन के नाम से पता लग रहा होगा। तो ये एस्टोनिया के बैट्समैन है जिन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फास्टेस्ट सेंचुरी इन मेंस T20 इंटरनेशनल। तो 27 गेंद में इन्होंने सेंचुरी ठोक दिया। किसके अगेंस्ट? साइप्रस के अगेंस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, फ्रेंच ओपन कौन जीता है? कार्लोस अल्कराज, और इन्होंने डिफीटेड अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया था। और ईगा स्वाटेक ने जैस्मीन पलोनी को हराया वुमेन सिंगल्स में। तो फ्रेंच ओपन याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं मलेशिया मास्टर्स में मेन सिंगल्स जीता कौन है? विक्टर एक्सेलसन। और वुमेन सिंगल्स जीती हैं वैंग जी यी वुमेन सिंगल्स जीतती हैं। फिर आते हैं हमारे जो इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन है सुनील शेट्टी। इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। और आखिरी मैच इन्होंने खेला कुवैत के अगेंस्ट में, कहां पे? सॉल्ट लेक स्टेडियम इन कोलकाता। और ये 0-0 के ड्रॉ में ये मैच खत्म होता है। नेक्स्ट कासाब्लांका चेस 2024। तो ये चैंपियनशिप होता है कासाब्लांका चेस चैंपियनशिप। तो इसमें फर्स्ट कौन होता है? मैग्नस कार्लसन। और सेकंड होते हैं हिकारू नाकामुरा। इंडिया के विश्वनाथन आनंद 3rd प्लेस पे रहते हैं। इसके अलावा वांडा दोहा डायमंड लीग में देखिए नीरज चोपड़ा सेकंड आते हैं, सिल्वर मिलता है। और फर्स्ट कौन आता है? जाकूब वेल्डेक चेक रिपब्लिक के, ये आते हैं फर्स्ट। लेकिन पावो नुरुमी गेम्स, इसमें नीरज चोपड़ा फर्स्ट आते हैं, गोल्ड मेडल मिलता है इनको, 85.97 फेंकते हैं। और सिल्वर मेडल है टोनी कैरनन, तो ये इसमें गोल्ड जीतते हैं नीरज चोपड़ा जी। फिर देखिए एशियन टाइकोंडो चैंपियनशिप की बात करेंगे तो मेंस टाइटल मिलता है ईरान को, वुमेन्स टाइटल मिलता है साउथ कोरिया को। लेकिन
महिलाओं में इंडिया में रुदाली बरुआ को ब्रॉन्ज मिला है 73 केजी में। 73 केजी में ये रुदाली बरुआ है, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। एशियन टाइकोंडो चैंपियनशिप की बात यहां पे हो रही है। फिर बात करते हैं ISSF वर्ल्ड कप राइफल एंड पिस्टल म्यूनिक जर्मनी की, यहां पे चर्चा करते हैं हम लोग। तो सरबजीत सिंह को गोल्ड मिला है आपका 10 मीटर के एयर पिस्टल इवेंट में, ठीक है, इनको गोल्ड मिलता है। फर्स्ट पोजीशन पे चाइना, सेकंड पोजीशन पे नॉर्वे, थर्ड पोजीशन में इंडिया एंड फ्रांस, दोनों मिलके आते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंडियन MMA फाइटर टू विन एट UFC, तो पूजा तोमर जिनका निकनेम है साइक्लोन, ये फर्स्ट इंडियन MMA फाइटर होते हैं जिन्होंने एक UFC का मैच जीता है। तो ये मैच आपका लुइसविल में हुआ था और पूजा तोमर जी को आपको विक्टोरियस घोषित किया गया था, ठीक है। मैच हुआ किसके अगेंस्ट था? रायन डॉस सैंटोस, ये ब्राजील की MMA फाइटर है, इनके साथ पूजा तोमर जी का फाइट हुआ था जो पूजा तोमर ने जीत लिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक्स। तो एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप हो रहा था, छठा एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक्स। तो यहां पे आपका पहली इंडियन जिनको एक मेडल मिला है और वो भी सिल्वर मेडल एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में, तो वो कौन बनती हैं? ये सृष्टि खंडागले सिल्वर मेडल जीतती हैं। ये होता कहां पे? हांगकांग चाइना में, ठीक है, ये आप देख सकते हैं सृष्टि खंडागले। ग्रैंड प्री इक्वेस्ट्रियन इवेंट, तो इक्वेस्ट्रियन इवेंट में आपका श्रुति वोरा पहली इंडियन राइडर बनती है जो एक 3 स्टार ग्रैंड प्री इक्वेस्ट्रियन इवेंट को जीतती है एट द FEI ड्रेसेज वर्ल्ड कप इन लिपिका स्लोवेनिया। तो ये आपका ड्रेसेज वर्ल्ड कप हो रहा था इसमें स्लोवेनिया में, तो यहां पे आपका पहली इंडियन राइडर बनती हैं जो जीतती हैं, ठीक है, कोई इवेंट। तो ये श्रुति वोरा याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 43rd वर्ल्ड मेडिकल हेल्थ गेम्स। तो इसमें तो इंडिया ने धुआं उड़ा दिया एकदम। 43rd वर्ल्ड मेडिकल हेल्थ गेम्स में हुआ कहां पे था? सेंट ट्रोपेज फ्रांस में। इसमें आपके आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के 4 ऑफिसर्स ने 32 मेडल जीते, जिसमें 19 गोल्ड है। मतलब 4 ऑफिसर्स ही गए थे, इन्होंने 32 मेडल जीत डाले। इसमें इन 4 ऑफिसर्स में लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक, मेजर अनीश जॉर्ज, कैप्टन स्टीफन सेबेस्टियन और कैप्टन डानिया जेम्स। तो इन्होंने 19 गोल्ड मेडल जीते, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पेरिस ओलंपिक्स गेम्स की 2024 में। ये आपका फ्रांस में हो चुका भी है, ठीक है। अब तो थोड़ा सा हम पुरानी न्यूज देख रहे हैं ना, तो आपने देखा ही होगा। तो यहां पे देखिए हॉकी में एक इनोवेशन हुआ था, पॉलीग्रास पेरिस GT0 हॉकी टर्फ बनाया गया था। हॉकी में जो मैचेस हुए थे ये आपका पॉलीग्रास पेरिस GT0 ये टर्फ का नाम था। क्या खास बात है, किसने डेवलप किया? तो स्पोर्ट ग्रुप ने डेवलप किया ये, ठीक है, स्पोर्ट ग्रुप एंड इंस्टॉल्ड बाय पॉलीटैन, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स ग्रुप ने बनाया और इसको इंस्टॉल किया पॉलीटैन ने। और इसकी खासियत क्या है? ये वर्ल्ड की पहली ऐसी टर्फ है जो कार्बन जीरो, कोई भी कार्बन एमिशन नहीं करती है, ठीक है। तो ये पेरिस गेम्स का कमिटमेंट है, एक सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बिना किसी कार्बन एमिशन के आपका हॉकी मैचेस हो रहे हैं, ठीक है, इस टर्फ पे, पॉलीग्रास पेरिस GT0। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिटिकल मिनरल समिट कहां पे हुआ? तो देखिए न्यू दिल्ली में हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने करवाया। फिर बात करते हैं 19th सेशन ऑफ UN फोरम ऑन फॉरेस्ट कहां पे हुआ? न्यूयॉर्क, UN हेडक्वार्टर से न्यूयॉर्क में पता है। तो यहां पे इंडिया ने अपना रिवाइज्ड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को प्रेजेंट किया, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग सेकंड 5G 6G एट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैकेथॉन। ये हैकेथॉन कहां पे हुआ, किसके द्वारा किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा किया गया, न्यू दिल्ली में होस्ट हुआ, ठीक है। It aims to bring together innovators, industry leaders and academics to explore the frontiers of next generation telecom technologies, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अर्तारा 24। ये फाइन आर्ट्स एग्जीबिशन एंड कंपटीशन है दुबई UAE में, ठीक है। अर्तारा फाइन आर्ट्स एग्जीबिशन एंड कंपटीशन दुबई में है, ठीक है। फिर 10th वर्ल्ड वाटर फोरम ये कहां पे हुआ? ये बाली इंडोनेशिया में हुआ। इसमें देखिए वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट है ऑन ग्लोबल वाटर क्राइसिस ये लाया गया भाई, ये आपका रिपोर्ट लाया गया। इसका थीम क्या था? वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी वाज द थीम ऑफ 10th वाटर फोरम ओपन। 10th वाटर फोरम, ओपन ऐसे लिख दिया। 10th वाटर फोरम बाली इंडोनेशिया में हुआ, थीम आपने देख लिया। क्या डिस्कस हुआ यहाँ पे? वाटर कंजर्वेशन, सैनिटेशन, फूड एनर्जी सिक्योरिटी, डिजास्टर मिटिगेशन, ये सब चीजें आपकी डिस्कस होती हैं। आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव कहां हुआ? ये IIT दिल्ली में हुआ। ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस हुआ था। किसने करवाया? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग कहां पे हुआ? ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ। वर्कशॉप
शुगर एंड बायो एनर्जी एमर्जिंग विस्टाज, ये बेसिकली थीम था इसका। नेक्स्ट बात करते हैं काजा समिट। ये काजा समिट क्या है? काजा समिट 2024 ये वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट ट्रेड के ऊपर है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट ट्रेड की बात अगर आती है तो साइट्स का नाम आपके दिमाग में तुरंत आता होगा, ठीक है। तो साइट्स का ये कन्वेंशन होने वाला है, इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा एंड फाउना, इसका साइट्स का जो सेशन है वो जेनीवा स्विट्जरलैंड में होने जा रहा है। तो यहां पे आपका 5 जो कंट्रीज है, अंगोला, बोट्सवाना, नमीबिया, जम्बिया और जिम्बाब्वे, ये आपने अगर अफ्रीका देखा होगा, ये अगर अफ्रीका है तो इस एरिया में वाले कंट्रीज हैं सारे, अंगोला, नमीबिया, बोट्सवाना। तो ये जो इन्होंने एक समिट बुलाया, कहां पे? जाम्बिया में। तो जाम्बिया भी इसमें कंट्री है, जाम्बिया में लिविंगस्टोन है, वहां पे इन्होंने सबको बुलाया और इन 5 मेंबरों ने कहा कि ये आपका साइट्स में जाके आर्ग्यू करेंगे ताकि एक बैन आपका आइवरी ट्रेड, ये जो हाथी के दांत के जो ट्रेड पे जो बैन लगा हुआ है, इसको लिफ्ट किया जा सके। तो हाथी दांत के ट्रेड से कहीं ना कहीं ये फायदा उठाना चाह रहे होंगे, और लेकिन हाथी दांत को तो बैन कर दिया गया है, तो इस बैन को लिफ्ट करने की बात यहां पे बोलेंगे ये, ठीक है। तो ये साइट्स के कन्वेंशन जेनेवा यहां भी बोलेंगे, और आपका COP20 साइट्स का होने जा रहा है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसान सम्मान सम्मेलन हुआ कहां पे? वाराणसी में हुआ, जहां पे 17th इंस्टॉलमेशन ऑफ PM किसान, और जिसका टोटल खर्चा 20,000 करोड़ का आया है, इसको आपका रिलीज किया गया। मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान, ये कहां पे हुआ? ये आपका कोची में हुआ, मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान। किसी कोस्टल रीजन भी तो होगा ना, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, और डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के जॉइंट सेक्रेटरी ने इनॉग्रेट किया इस वर्कशॉप को। और पार्टिसिपेट किसने किया था? इंडिया और ओमान के जो मरीन एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस पर्टिकुलर अभियान में। फिर बात करते हैं सेकंड मीटिंग ऑफ इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये भी इंडिया और यूएस के बीच में हुआ न्यू दिल्ली में। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये कहां पे होता है? जिनीवा स्विट्जरलैंड में। सेकंड AI समिट, ये कहां पे हुआ? सियोल साउथ कोरिया में। होस्ट किसने किया? कोरिया ने और यूनाइटेड किंगडम ने। थीम बात कर लेते हैं। 7th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की जो थीम है वो था ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल, जिनेवा में जो हुआ उसका। फिर हम लोग बात करते हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया का ट्राइलैटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप, मतलब मैरीटाइम सिक्योरिटी की यहाँ पे चर्चा हो रही होगी। कहां पे हुआ? ये भी केरला में हुआ, ठीक है, कोची में। तो हमने देखा था मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान भी कोची में हुआ था, और यहाँ पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया का ट्राइलैटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप, ये भी आपका कोची में हुआ। तो कोची में INS द्रोणाचार्य है, वहीं पे ये ऑर्गेनाइज किया गया। थीम इसका क्या था? इंडियन ओशन रीजन कोलैबोरेटिव एफर्ट्स टू एनहांस रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी, तो ये इट वाज द थीम। फिर बात करते हैं हम लोग बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लोगों को बड़ी दिक्कत है, तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुआ बॉन में। बॉन कहां पर है? जर्मनी में है। दिस ईयरली इवेंट सेट्स द स्टेज फॉर द टॉपिक्स दैट विल बी कवर्ड ड्यूरिंग द अपकमिंग COP19 समिट। अरे COP29 आ रहा है ना, बाकू, अजरबैजान, ठीक है। UNFCCC का COP29 अजरबैजान बाकू में होगा, ये भी पता होना चाहिए। तो इसके ऊपर कुछ डिस्कशन जो होने वाला है, इसके पहले ही इन्होंने एक समिट, देखिए G7 समिट की यहां पे हम बात करते हैं। तो G7 समिट कहां पे हुआ था? आपका 50th एडिशन ऑफ G7 समिट कहां पे हुआ था? इटली में हुआ था, फसानो इन अपुलिया, इटली, ठीक है, फसानो नाम की सिटी में, इटली में हुआ था। अब G7 में कौन कौन से कंट्रीज है हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके USA और कनाडा, नॉर्थ अमेरिका का हो गया, और जापान, एशिया का हो गया। बाकी सारे आपके यूरोपियन कंट्रीज है, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम। मोदी जी भी गए थे यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इटली गए थे और डिस्कशन वगैरह किया था, तो ये एक न्यूज है। नेक्स्ट बात करते हैं थिरसू फेयर। थिरसू फेयर आपका शिमला में मनाया जाता है, उनके लोकल डीटीज को प्रसन्न करने के लिए ये पूजा वूजा की जाती है। तो ये थिरसू फेयर पूछा जाएगा कहां पे, बताइएगा, शिमला। नेशनल कोऑपरेटिव स्पाइस फेयर, ठीक है। तो ये स्पाइस फेयर, अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप सोचेंगे कि ये केरला में हो सकता है, या मतलब केरला ही सोचेंगे मोस्टली, क्योंकि वहां पे स्पाइस वगैरह मिलता है, लेकिन केरला में नहीं है, जयपुर में है, जयपुर राजस्थान, ठीक है। इंडो बांग्ला बाउल म्यूजिक फेस्टिवल, तो बाउल एक प्रकार का म्यूजिक का टाइप है, ठीक है। तो ये जो फेस्टिवल है ये ढाका में मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? ये आपका 250 बर्थ एनिवर्सरी हो गया है। आपका संत एक है जिनका नाम है फकीर लालोन शाह। फकीर लालोन शाह के 250th बर्थ एनिवर्सरी पर बनाया गया इंडो बांग्ला बाउल म्यूजिक फेस्टिवल। फिर खीर भवानी मेला क्या है? खीर भवानी मेला एक मेला है ऑब्वियसली। कहां पे, किसके द्वारा मनाया जाता है? तो कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया जाता है। आपका रंगिया देवी मंदिर,
में ये मनाया जाता है, जो कि गंदेरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली है। तो ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये आपका रंगिया देवी मंदिर है जहां पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है, खीर भवानी मेला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं, मेलों की बात हो ही रही है तो हेमिस फेस्टिवल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये आपका तिब्बत में, तिब्बत कह रहे हैं, लद्दाख में मनाया जाता है। ये आपका ये तिब्बतन बुद्धिज्म फॉलो जो करते हैं वो ये फेस्टिवल मोस्टली मनाते हैं। तो हेमिस मॉनेस्ट्री भी है आपका लद्दाख में, हमें पता है। तो हेमिस फेस्टिवल ऑल्सो नोन एज हेमिस सेचू, ये क्यों मनाया जाता है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु पद्म संभव आपके एक बुद्धिज्म से रिलेटेड है, उनके वो बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है यहाँ पे। ठीक है, हेमिस मॉनेस्ट्री हमें पता ही है, यहाँ पे मनाया जाता है। ये लद्दाख का लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री भी है, हेमिस मॉनेस्ट्री। हेमिस फेस्टिवल के बारे में पता चल गया हमको। आगे बात करते हैं साधो जग दर्शन का मेला। साधो जग दर्शन का मेला ये मनाया गया आपका गोमती नगर उड़ीसा में। क्यों मनाया गया, कब मनाया गया? तो 20, 21, 22 जून जब कबीर जयंती पड़ती है, वर्ल्ड योगा डे आपका 21 तारीख को है और 22 तारीख को आपका वर्ल्ड म्यूजिक डे है। तो म्यूजिक डे, योगा डे और कबीर जयंती आपका 20 तारीख को पड़ता है। तो ये सब मनाने के लिए गोमती नगर लखनऊ में साधो जग दर्शन का मेला आपका सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ इंडेक्स की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स, तो सबसे पहला सवाल है क्राइम इंडेक्स निकालता कौन है? तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ आपका कैनबेरा की एक यूनिवर्सिटी है, ये इंडेक्स निकालती है। तो इसमें टॉप रैंक है रशिया और यूक्रेन का, और इंडिया का 10th रैंक है, लास्ट रैंक आपका इजिप्ट का है। तो ये कुछ ध्यान में रखना है आपको। फिर न्यूक्लियर आर्सेनल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये आपका जो रिपोर्ट है ये पब्लिश करती है सीप्री। सीप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, हम सब जानते हैं। तो कौन कौन से आपके कंट्रीज हो गए इसमें आपका यूएसए आ गया, रशिया आ गया टॉप 2, फिर फ्रांस और ब्रिटेन। फिर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तो इसमें आपका नंबर 1 रैंक आपको पता होना चाहिए। तो कौन है नंबर 1 रैंक? नंबर 1 रैंक इज आइसलैंड, और इंडिया का रैंक है 129th। लास्ट रैंक है सूडान का 146। तो ये इंडिया का रैंक भी याद रखना है, फर्स्ट रैंक भी याद रखना है। तो आइसलैंड में जेंडर गैप रिपोर्ट में रैंक नंबर 1 है। आगे बढ़ते हैं, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया? येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। तो देखिए यहां पे देखिए इंडिया की हालत बहुत ज्यादा पतली हुई है। लास्ट रैंक आपका 188 वियतनाम का है, इंडिया का भी 176 है, तो लास्ट ही मानिए देखा जाए तो। और टॉप रैंक है एस्टोनिया का। तो देखिए एस्टोनिया आपका टॉप हो गया एनवायरमेंट परफॉर्मेंस में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टाइम्स मैगजीन ग्लोबल्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज। तो भाई इसमें आपका टाइटन कैटेगरी में 2 कंपनीज आते हैं, रिलायंस और टाटा ग्रुप, और पाइनियर कैटेगरी में आपका सीरम इंस्टीट्यूट आता है। और इंडियन जगन्नाथ किसको बोला गया है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को इंडियन जगन्नाथ बोला गया है इस लिस्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी, अच्छा इसमें इंडिया का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, पिछले साल आपका 67 था, इस साल 63 है। लेकिन मैक्सिमम रैंक किसको मिला है? टॉप रैंक मिला है इसमें स्वीडन को। ठीक है, स्वीडन को मिला है रैंक 1, फिर डेनमार्क और फिनलैंड है। लास्ट रैंक है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फिर बात करते हैं इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स के बारे में एक रिपोर्ट आया था, इसमें कहा गया है कि टॉप 10 में से 9 ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है। आपको पता होगा ट्रेड डेफिसिट क्या है? जब किसी कंट्री में जो आयात हो रहा है यानी कि इंपोर्ट हो रहा है दैट इज ग्रेटर देन जो निर्यात हो रहा है यानी कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं कि भाई ट्रेड डेफिसिट है। तो टोटल ट्रेड डेफिसिट इंडिया का लास्ट फिस्कल जो आपका था उसमें कितना था? 238.3 बिलियन $। ठीक है, अब देखिए आपका ट्रेड डेफिसिट चाइना, रशिया, साउथ कोरिया, हांगकांग के साथ तो बड़ा है, यूएई, सऊदी अरेबिया, रशिया, इंडोनेशिया और इराक के साथ आपका डिक्रीज हुआ है। लेकिन लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आपका चाइना बन गया है, पहले यूएस था, अभी ये चाइना बन गया है। आपका 118.4 बिलियन का ट्रेड होता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, तो ये देख लिया हमने। आगे बढ़ेंगे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट ये पब्लिश कौन करता है? यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ठीक है, तो इसमें आपके कुछ प्लांट्स की बात है, कुछ आपके एनिमल्स की बात है। ठीक है, प्लांट्स में किसका इलीगल ट्रेड होता है? आपका सीदार एंड अदर सपिनडेल्स, ये सपिनडेल बोलते हैं इसको, सीदार को, और जैसे कि महोगनी, हॉलीवुड, गुआकम, तो ये आपके पेड़ हैं, ये सीदार का पेड़ है यहाँ पे। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं,
इसके अलावा रोजवुड है, रोजवुड है और अगरवुड है, ये आपका सेकंड और थर्ड पे आता है। इलीगली ट्रेडेड वाइल्ड लाइफ में सबसे पहले तो भाई आपका राइनो हॉर्न, उसके बाद ये देखिए पेंगोलिन है, पेंगोलिन की जो स्केल्स है ना, इनका आपका ट्रेड होता है, स्केल्स है पेंगोलिन स्केल्स, तो ये आपका सेकंड नंबर पे आता है 28%, ये 29%, तो यही दोनों में है, यही दोनों मिला के तो आधा इलीगल ट्रेड कवर कर लेते हैं। इसके अलावा आपका हाथी दांत, एलिफेंट आइवरी, ये 15% कवर करता है आपका। तो ये जो तीन मिलके 70% तो इन्हीं तीनों का इलीगल ट्रेड में देखा गया है। किस किस का? राइनो हॉर्न का, पेंगोलिन का स्केल्स, ये पेंगोलिन का स्केल्स, ठीक है, और एलिफेंट आइवरी, हाथी दांत, ठीक है। स्टेट ऑफ क्लाइमेट ऑफ एशिया रिपोर्ट आया है जिसमें कहा गया है कि एशिया जो है सबसे ज्यादा डिजास्टर हिट रीजन है, जिसमें भाई वेदर, क्लाइमेट चेंज और अलग अलग आपके वाटर रिलेटेड हैजार्ड देखने को मिला है इन 2023। रिपोर्ट कौन पब्लिश किया? WMO यानी कि वर्ल्ड मीटरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। फ्लड एंड स्टॉर्म्स कॉज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिपोर्टेड कैजुअलिटीज एंड इकोनॉमिक लॉस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये लॉन्च किया गया है बाय वर्ल्ड बैंक एंड S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। तो इसमें 9 पोर्ट के बारे में बताया गया है इन इंडिया, जो कि टॉप 100 में आया है। विशाखापट्टनम 19th रैंक, मुंद्रा पोर्ट 27th रैंक, और उसके बाद पीपावाव और ये सारे आप नोट कर सकते हैं। टॉप 2 देखिए विशाखापट्टनम और मुंद्रा पोर्ट आ जाता है। किसके द्वारा पब्लिश किया गया ये भी ध्यान रखना है, वर्ल्ड बैंक एंड S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस, ठीक है। अब बात करेंगे हम और नेक्स्ट बात करते हैं स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ऑन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, कौन पब्लिश करता है? तो NSO। तो NSO क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो MOSPI के अंडर आता है। MOSPI क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जो कि हम जानते हैं। तो यहां पे देखिए सेक्टर वाइज बताया गया है कि आपका सेक्टर वाइज अगर देखें तो अराउंड 50% जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है वो तो आपके क्रॉप्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आपका 30% यानी कि एक तिहाई हिस्सा आपका हो गया लाइफ स्टॉक यानी कि मिल्क और मीट, ये सब चीजें आपका लाइफ स्टॉक से मिलता है हमें। इसके अलावा फॉरेस्ट्री 7.9%, फिशेस 6.9%। तो ये टॉप 4 आपके सेक्टर वाइज एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने डिवाइड कर लिया। अच्छा, अब इंडिया किस किस चीज में नंबर 1 रैंक है? तो सबसे पहले चाय बनाने में, ठीक है। चाय के अंदर दूध जाता है तो चाय बन गई आपकी, ठीक है। अच्छा, सुबह सुबह उठ के हम लोग क्या खाते हैं? फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, सेहत के लिए सेहत अच्छा बनाते हैं। ग्राउंडनट खाते हैं, देखिए ग्राउंडनट, पीनट बटर वगैरह खाते हैं ना, तो ये ग्राउंडनट हो गया। ग्राउंडनट, फ्रूट, वेजिटेबल्स यानी कि अच्छी सेहत के लिए बढ़िया चीज है। इसके अलावा भाई गन्ने का जूस हम लोग गर्मी में पीते हैं, तो वो भी आप समझ लीजिए नंबर 1 है। और जूट में भी इंडिया नंबर 1 है। सेकंड नंबर पे क्या है? सेकंड नंबर पे अंडे और एरेबल लैंड। एरेबल यहाँ पे एग्रीकल्चर होने वाला जो लैंड का एरिया है उसमें सेकंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे सीरियल प्रोडक्शन, सीरियल यानी कि व्हीट, राइस, ये सब सीरियल हो गए, ग्रेन्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा 5वां नंबर पे आपका मीट प्रोडक्शन में इंडिया आता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो अच्छा, अब क्रॉप्स सेक्टर में भी सबसे ज्यादा सीरियल्स है और फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, ये क्रॉप सेक्टर में आ जाता है। फॉरेस्ट्री सब सेक्टर में इंडस्ट्रियल टिम्बर, आपका फ्यूल वुड और नॉन टिम्बर चले आएंगे। तो ये बेसिकली आपके जो सेक्टर्स है ना उसको और बाइफरकेट किया। जैसे 50% आपका क्या था? क्रॉप था, तो क्रॉप में भी अलग अलग है आपके सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अलग अलग ये है। उसी प्रकार से आपका फॉरेस्ट्री जो था उसमें भी आपका इंडस्ट्रियल टिम्बर आ जाता है, फ्यूल वुड आता है, नॉन टिम्बर आ जाता है, तो ऐसे किया हमने। और लाइफ स्टॉक में देखिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है आपका दूध का, मिल्क, फिर मीट और फिर एग्स। तो ये हो गया एग्रीकल्चरल जो भी आपका आउटपुट था उसके ट्रेंड्स देखे हमने। फिर बात करते हैं, अच्छा नहीं खत्म नहीं हुआ, ठीक है। और देखिए आपका क्रॉप्स में नंबर 1 रैंकिंग किसकी है? आपका उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश सीरियल्स में, शुगर केन में भी नंबर 1 है, ठीक है। फिर आपका लाइफ स्टॉक में हाईएस्ट राजस्थान है। लाइफ स्टॉक यानी कि जो मिल्क, मीट, ये सब पूरा जो प्रोडक्शन है उसमें राजस्थान नंबर 1 है और उत्तर प्रदेश आपका 12.3% से नंबर 2 पे आ जाता है। तो टॉप 2 आपके राजस्थान, उत्तर प्रदेश है। और फिशिंग एंड एक्वाकल्चर में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। तो ये ध्यान में रखना है, क्रॉप्स में नंबर 1 इज उत्तर प्रदेश, लाइफ स्टॉक में नंबर 2 इज उत्तर प्रदेश, नंबर 1 इज राजस्थान, और एक्वाकल्चर फिशिंग में आपका आंध्र प्रदेश नंबर 1 आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और बातें हम लोग को ध्यान में रखनी है। आपका सीरियल्स में टॉप जो सीरियल्स हैं वो है आपका राइस और व्हीट, पैडी एंड व्हीट। इसके बाद आपका पल्सेस में आपका ग्राम और अरहर दाल।
ये सबसे ज्यादा 59% दोनों को मिला के हो जाता है। और मध्य प्रदेश पल्सेस में सबसे आगे है, मध्य प्रदेश ध्यान में रखना है, पल्सेस में सबसे आगे है। ऑयल सीड्स मतलब जिनसे आपका तेल निकलता है, ठीक है, उसमें ग्राउंड नट नंबर 1 है और रैप सीड और मस्टर्ड आपका इसके बाद आता है। तो गुजरात और राजस्थान आपका इनमें हाईएस्ट है, लीडिंग प्रोड्यूसर है। शुगर केन में यूपी है जैसा कि हम लोग जानते हैं, और फिशिंग एंड एक्वाकल्चर में आंध्र प्रदेश, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले न्यूज पे, हाइड्रोजन रेडी इंजन पावर प्लांट। तो वर्ल्ड का पहला लार्ज स्केल 100% हाइड्रोजन रेडी इंजन पावर प्लांट किसने बनाया? ये आप देख पा रहे हैं ना, ये आपका बेसिकली हाइड्रोजन रेडी इंजन पावर प्लांट है। ये बनाया वॉटसीला नाम की एक कंपनी ने, वॉटसीला नाम की एक कंपनी ने ये चीज बनाई है। अब कॉइन्स मिले हैं, देखिए इक्ष्वाकु पीरियड के कॉइन्स कहां पे मिले हैं? हमारे तेलंगाना में। तेलंगाना में एग्जैक्टली कहां पे? आपका भाई हमें पता है तेलंगाना में हैदराबाद है, हैदराबाद के बगल में मूसी नदी बहती है। तो मूसी नदी के पास आपका फनीगिरी विलेज है, यहां पे आपको करीबन 3730 लेड कॉइन्स मिले हैं, और ये डिस्कवर किया तेलंगाना के डिपार्टमेंट ऑफ हेरिटेज ने। तो ये देखिए एक पॉट मिला है जिसमें कई सारे आपके सिक्के रखे हुए हैं। तो कार्बन डेटिंग करने के बाद पता चला कि ये आपका इक्ष्वाकु पीरियड के कॉइन्स है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपग्रेडेबल एटीएम। भाई एटीएम क्या होता है? एटीएम से आप ऐसे एटीएम कार्ड इसमें डालते हैं और पैसा निकालते हैं, तो आपको पैसा मिल जाता है। उसके बाद और भी बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद ये एटीएम हो जाएगा खाली। उसके बाद भाई एक ट्रक से सिक्योरिटी गार्ड आएगा और इस एटीएम में पैसे भरेगा। उसके बाद फिर यही सेम प्रोसेस रिपीट होगा। क्या हो, इस एटीएम को हम बना दे अपग्रेडेबल एटीएम। अपग्रेडेबल एटीएम का मतलब ये है अगर कोई एटीएम कार्ड से पैसे निकालना चाहता है तो निकाल सकता है, और कोई अगर पैसे डालना चाहता है, अगर कोई पैसे इसमें डालना चाहता है तो वो भी डाल सकता है। तो ऐसा जब हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं कैश रिसाइकलिंग मशीन। तो आपका हिताची पेमेंट सर्विस ने इंट्रोड्यूस किया इस प्रकार का अपग्रेडेबल एटीएम इन इंडिया, जो आपका कैश रिसाइकलिंग मशीन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें आप पैसे जमा भी करवा पाएंगे। अब जमा अगर करवाने की फैसिलिटी मिल गई, निकालने की फैसिलिटी मिल गई, तो बार बार ये जो ट्रकों से चक्कर लगा के एटीएम को भरने का जो सिस्टम होगा वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई डिपॉजिट भी ले रहा है ये। तो ऐसा कुछ सिस्टम बनाना चाहते हैं। फिर देखिए इंडोनेशिया के माउंट ईबू वॉल्केनो जो है वो इरप्ट कर गया है। फिर बात करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफिकेट दिया। किसका सर्टिफिकेट? कि आपके कंट्री से मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन आपका खत्म हो चुका है। किसका? एचआईवी का और स्निफ हिल्स का और एचआईवी का संक्रमण मदर टू चाइल्ड खत्म हो गया है। तो ये सर्टिफिकेट किस किस को मिला है? देखिए सेंट्रल अमेरिका में बेलीजी कंट्री है, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैप में देखिए। और फिर कैरेबियन आइलैंड्स में आपको जमाइका दिखेगा और सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस दिखेगा। तो ये आप अभी अभी मैप खोल के इन कंट्रीज को आप देख सकते हैं, तो आपको थोड़ा वर्ल्ड ज्योग्राफी भी क्लियर होती जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। तो हमें पता है सेल है, सेल का एक सब्सिडरी है आपका भिलाई स्टील प्लांट। तो भिलाई स्टील प्लांट ने छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया। क्या होता है ये फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट? ये देखिए पानी है, पानी के ऊपर ऐसे सोलर पैनल्स लगा दिए गए, फ्लोट कर रहे हैं पानी के ऊपर। तो इससे दो फायदे होंगे, पहले तो पानी का एवापोरेशन होगा कम, अब नहीं चाहते पानी एवापोरेट हो जाए। दूसरी बात, इस पानी के ऊपर जो सनलाइट गिर रही है उससे बिजली प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक पंथ दो काज हो जाएगा। तो इस प्रकार का 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट आपका मरोदा 1 रिजर्वायर है, एक है जिसके ऊपर आपका लगाया गया है। तो देखिए बैंक मर्जर का एक न्यूज है आपका, एक फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, आपका फिनकेयर, देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक तो लगा ही हुआ है, ये भी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है। तो आपका फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का मर्जर हो गया है आपका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। फिर देखिए वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा है। किसका वर्ल्ड रिकॉर्ड? मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, वुमेन मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है आपका कीनिया के पेरेस जेप चिरचिर। तो चिरचिर जी ने, पेरेस जेप चिरचिर, इन्होंने लंदन मैराथन में ये कीर्तिमान स्थापित किया है आपका। फिर देखिए आपका 900 साल पुराना ओल्ड कन्नडा इंस्क्रिप्शन आपका, ये देखिए कन्नडा इंस्क्रिप्शन है, ये आपका कल्याणा चालुक्य डायनेस्टी, कल्याणी का चालुक्य डायनेस्टी का ये इंस्क्रिप्शन है। काफी ज्यादा निग्लेक्टेड कंडीशन में आपका गंगापुरम में मिला है, आपका महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना में, नियर चाओदामा टेम्पल के पास मिला है आपका तेलंगाना में, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कमेमोरेटिव कॉइन्स। 250 साल हो गए हैं किसके? मैजगोंग डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इसके 250 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर
आपका ये जो कॉइन है 250 रुपए का कॉमेमोरेटिव कॉइन इशू किया गया है बाई डिफेंस सेक्रेटरी श्री गिरधर अरमाने जी के द्वारा। फिर बात करते हैं ब्रिक्स गेम। तो 2024 का जो ब्रिक्स है उसके चेयरमैनशिप इसके पास है, रशिया के पास है। तो उसने ब्रिक्स गेम करवाया काजान रशिया में, ठीक है। 2024 का ब्रिक्स स्पोर्ट्स गेम इन काजान रशिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मनिका बत्रा जी जो है, हमें पता है टेबल टेनिस खेलती हैं, ओलंपिक्स में देखा ही होगा आपने। तो ये पहली इंडियन बनती है जो टॉप 25 में पहुंची है ऑफ वर्ल्ड वुमेन सिंगल रैंकिंग। तो धीरे धीरे आपका टेबल टेनिस में भी इंडिया ग्रो कर रहा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने अनाउंस किया है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कहां पे? पेरिस में। आगे बात करते हैं स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट 2024। ये आपका रिलीज किया गया है यूनेस्को के आईओसी के द्वारा। आईओसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल ओशनिक कमीशन, कहां पे है ये? आइसलैंड में। इसके द्वारा स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट आपका पब्लिश किया गया है। उसके बाद अमेरिकन एक्सप्रेस ने अपना लार्जेस्ट ऑफिस खोला, कहां पे? गुरुग्राम हरियाणा में खोला अपना लार्जेस्ट ऑफिस। इसके अलावा बजाज फिनसर्व मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने स्टार्ट किया, इंडिया का पहला मल्टी एसेट फंड स्टार्ट करने वाला पहला कंपनी बनता है बजाज फिनसर्व, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड वैसे तो आपको मिलता है ना फिजिकल फॉर्म में, लेकिन ये वर्चुअल है। तो पहली बार वर्चुअल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया IHDFC बैंक, नाम है इसका पिक्सल। ये पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड विद वीजाज नेटवर्क। तो वीजा के नेटवर्क का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड HDFC बैंक ने लॉन्च किया, नाम है इसका पिक्सल, याद रहेगा आपको। कोलंबो प्रोसेस का नया चेयरमैन कौन बनता है? तो इंडिया नया चेयरमैन बनता है, ऑफ चेयरमैनशिप मिलती है इनको इंडिया को ऑफ कोलंबो प्रोसेस, ठीक है। ऑफ 2024 से लेकर 26 तक इंडिया चेयरमैन रहेगा। फिर बात करते हैं RBI गवर्नर शक्तिकांता दास ने 3 नए इनिशिएटिव स्टार्ट किए। आप पहला प्रवाह पोर्टल, दूसरा रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप, तीसरा फिनटेक रिपोजिटोरी, ठीक है। उसके बाद कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक समिट ऑर्गेनाइज हुआ था आपका न्यू दिल्ली में बाई FICCI। तो बेसिकली कोल्ड चेन ना, जो भी गुड्स आपके पेरिशेबल गुड्स हैं उनको आपको रखने के लिए आपको कोल्ड स्टोरेज चाहिए ना, तो उसको बढ़ावा कैसे देना है उसके ऊपर ये समिट था, नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं रशियन कॉस्मोनॉट, नाम है ओलेग कोनोनेंको, 59 ईयर्स के हैं। ये पहले पर्सन बनते हैं जो 1000 दिन का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि करीबन 3 साल के आसपास, ठीक है, कंप्लीट किया इन्होंने। तो पहले ऐसे पर्सन बनते हैं जिन्होंने 1000 दिन स्पेस में गुजारा है और 59 ईयर्स के एज में है, तो ये रिकॉर्ड कायम किया इन्होंने। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे इन्होंने 1000 दिन गुजार लिए। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स। तो देखिए टोटल इंडिया में अब 82 वेटलैंड्स हो गए हैं, ठीक है। आपका नागी वेटलैंड और नकटी बर्ड सेंचुरी आपका बिहार में ऐड किया गया है, रामसर कन्वेंशन के लिस्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नॉन परमानेंट मेंबर्स ऐड हुए हैं। तो नॉन परमानेंट मेंबर्स तो एक तो अफ्रीका से ऐड होता है, पहले मोजाम्बिक था, अब सोमालिया हो गया। उसके बाद जापान, आपका एशिया पैसिफिक ग्रुप से पहले जापान था, अब पाकिस्तान को एंट्री मिल गई है। इसके अलावा आपका कैरेबियन और लैटिन अमेरिका से आपका पहले इक्वेडोर था, अभी पनामा को जगह मिली है। उसके बाद वेस्टर्न यूरोपियन और अदर्स ये वाले ग्रुप से 2 कंट्रीज लिए जाते हैं, वो डेनमार्क और ग्रीस। तो 2 यूरोपियन कंट्रीज आ गए, एक अफ्रीका से, एक एशिया से और एक आपका सेंट्रल अमेरिका से। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अर्थ सिस्टम साइंस डे डेटा रिलीज किया गया है। इसमें पता चला है कि इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड के सोर्स में सेकेंड नंबर पे है इंडिया, ठीक है। अब देखा जाए नाइट्रस ऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो इंडिया का देखा जाए तो सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे कौन है आपका? चाइना, 16% इसका कंट्रीब्यूशन है ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, इंडिया का 11% है, ठीक है। मेनली ये नाइट्रस ऑक्साइड आता कहां से है? फर्टिलाइजर का ज्यादा इस्तेमाल करने से एनवायरमेंट में नाइट्रस ऑक्साइड आपका बनने लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस कहां स्टार्ट हुआ? मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ और CM मोहन यादव जी ने इसका इनॉग्रेशन किया, PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस, ठीक है। भोपाल से इन्होंने ये स्टार्ट किया है, इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट बात करते हैं SME डिजिटल बिजनेस लोन्स। तो SBI ने बोला है कि जो आपके SMEs है यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसको डिजिटल बिजनेस लोन्स दिए जाएंगे, मतलब लोन्स दिए जाएंगे और बहुत ही कम समय में। एंड टू एंड सैंक्शन टर्न अराउंड टाइम ऑफ अप टू 40 मिनट्स, मतलब 1 घंटे के अंदर आपका लोन सैंक्शन कर दिया जाएगा, इतनी तेजी से काम होगा, ऐसा कहा गया SBI ने।
उसके बाद देखिए एनवायरमेंटल फ्लोज, ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम। देखिए होया क्या ये ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम, देखते हैं कि आपका रिवर की क्वालिटी कैसी है, रिवर वाटर क्वालिटी की जो आपका रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए ये आपका मॉनिटरिंग सिस्टम आपका स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि भाई जो पानियां नदी में बह रही हैं, कोई आपका और पानी इसमें आ रहा है, वो उसकी क्वालिटी कैसी है। तो ये यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा चालू किया गया है। इसके बारे में कुछ और बात जानते हैं। तो एक्चुअली में एक प्रयाग पोर्टल है। ठीक है, प्रयाग पोर्टल के पार्ट में ही नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने डेवलप किया ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ प्रयाग पोर्टल। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये आपका कंटिन्यूअस एनालिसिस हो जाएगा पानी का। ठीक है, सिस्टम ऐसा लगाया गया है कि आपका पानी का कंटिन्यूअस एनालिसिस होता रहे, वाटर क्वालिटी कंटिन्यूअसली मेजर होती रहेगी, तो ये होगा इसमें गिरावट नहीं आएगी। ठीक है, इसकी गिरावट नहीं आने देंगे, और गिरावट आती है तुरंत पता चल जाएगा, तो तुरंत हम लोग मेजर्स लेंगे ताकि वाटर की क्वालिटी आपकी खराब ना हो सके। ठीक है, इसके बाद जनता भवन सोलर प्रोजेक्ट। जनता भवन सोलर प्रोजेक्ट आपका असम में लॉन्च किया गया है। नाम से पता चल रहा है सोलर प्रोजेक्ट है। तो हेमंत विश्व शर्मा जो सीएम है आसाम के, ये बेसिकली आसाम का है, आसाम के सीएम ने इसका उद्घाटन किया है। ये 2.5 मेगावाट का आपका सोलर प्रोजेक्ट है, रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट है। गुवाहाटी में लगाया गया है ये फोटोवोल्टेक सिस्टम। अच्छा, अब देखिए पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 को स्टार्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है, जिसने आपका इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को रिपेल करके आपका नया पोस्ट ऑफिस एक्ट आ गया है। तो कुछ अमेंडमेंट हो गए हैं। आपके पुराने पोस्ट ऑफिस, देखिए कितना पुराना एक्ट था, इसको बदलना ही था तो बदल दिया गया है अभी 2023 में। फिर हम लोग बात करते हैं नया कैंपस नालंदा यूनिवर्सिटी का लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है भाई श्री नरेंद्र मोदी जी। कहां पे? राजगीर बिहार में। और वहां पे मोदी जी ने एक बोधि ट्री लगाया एक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर बात करते हैं, बिहार ने कहा कि भाई अब कोटा जो है ना, रिजर्वेशन 65% कर दिया गया है। तो आपका पटना हाईकोर्ट ने बोला है कि ये तो भाई गलत बात है, ये तो करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि 50% का लिमिट तो ऑलरेडी तय कर चुका है भाई इंदिरा शाहनी केस ऑफ 1992, जिसने कहा था कि भाई किसी भी हालत में रिजर्वेशन 50% से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, आप इसको 65% कर दे रहे हो, तो ये तो आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि जब आप रिजर्वेशन देते हैं तो प्रोपोर्शनल पॉपुलेशन का कंसेप्ट नहीं होता, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि अगर लेटस से 20% आबादी है किसी मतलब पिछड़े जाति की, जिसको मुझे रिजर्वेशन देना है किसी भी कारण से, तो जरूरी नहीं है कि इसको 20% रिजर्वेशन ही मिलेगा। मतलब प्रोपोर्शनल पॉपुलेशन के बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं देते हैं हम लोग एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देते हैं। हो सकता है ये 20% पॉपुलेशन है, उनको 7% दे दिया गया, ताकि उसका एडिक्वेट आपका रिप्रेजेंटेशन हो सके। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की कोई गारंटी यहां पे नहीं होती है। ठीक है, ऐसा पटना हाईकोर्ट का कहना था, तो खारिज कर दिया इसको कि ये आप सिस्टम नहीं कर सकते। उसके बाद चनाब ब्रिज ट्रेन का ट्रायल किया गया है। भाई चनाब ब्रिज जो है वो आपका वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनता है। इसके ऊपर 8 कोच रेलवे ट्रैक को ट्रेन दौड़ाया गया। आपका मेमू, मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, 8 कोच का आपका मेमू ट्रेन, यहां से आपको देख रहे हैं ना ट्रेन चल रहा है आपका, ये मेमू ट्रेन आपका चलाया गया। आपका कहां से कहां तक देखिए, रियासी से सनगलदन से रियासी 46 किलोमीटर का कवरेज है। इसके बीच में आपका ये ट्रेन चलाया गया, जो कि इज अ पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक। ठीक है, उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक का एक पार्ट है ये। ठीक है, तो चनाब नदी पे आपसे पूछा जाए हाईएस्ट ब्रिज कौन सी नदी पे, आप कह देंगे सीधे चनाब नदी पे है सर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एक हस्बैंड वाइफ कपल हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा, ये आपके यूएस सिटीजन है, एनआरआई है बेसिकली। इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर दी है और बन गए फर्स्ट सिख पेयर टू समिट माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये आपका चीमा कपल है जो है, हरमीत सिंह और नवनीत कौर चीमा। नेक्स्ट बात करते हैं, वैक्स म्यूजियम बनाया जा रहा है अयोध्या में। आपका मैडम टुसॉड की तरह, मैडम टुसॉड में आप पता है ना एक वैक्स म्यूजियम है, जिसमें आपके सेलिब्रिटीज वगैरह के आपके पुतले लगाए जाते हैं, वैक्स के बनाए हुए पुतले जो बिल्कुल ओरिजिनल जैसे दिखते हैं। इसी प्रकार से एक वैक्स म्यूजियम बनाया जाएगा अयोध्या में, लेकिन पुतले जो है किसी सेलिब्रिटी के नहीं होंगे, आपके रामायण से रिलेटेड जो सेंट्रल थीम है उससे रिलेटेड आपके कुछ स्टैच्यूज लगाए जाएंगे रामायण से रिलेटेड। ठीक है, जो कि बेसिकली कैरेक्टर्स होंगे आपके रामायण के। ठीक है, श्री राम जी का होगा, सीता जी का होगा, हनुमान जी का होगा,
मे बी जामवन जी का हो, तो आपका रामायण से रिलेटेड जो भी कैरेक्टर्स है उनकी आपकी स्टैचू यहां पे लगाई जाएगी। फिर बात करते हैं ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। तो ज्योति रात्रे जी ने 55 की एज में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कंप्लीट की। अब ये न्यूज तो हम लोग कह देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। माउंट एवरेस्ट चढ़ना अपने आप में काफी डिफिकल्ट काम है, काफी बॉडी को टैक्सिंग होता है, चढ़ना आसान बिल्कुल नहीं है। और 55 की एज में इन्होंने चढ़ा है तो मानना पड़ेगा वाकई में बड़ा कीर्तिमान तो है। ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अभी ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है, एक दुर्घटना हो गया है आपका, कंचनजंगा एक्सप्रेस भिड़ गया है एक गुड ट्रेन से। कहां पे? न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में ऐसा हुआ है, ठीक है। और करीबन 60 लोगों को इंजरी हुई है, 9 लोगों का देहांत हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं सोलर पावर जनरेशन प्रोजेक्ट। सोलर पावर जनरेशन प्रोजेक्ट जो है बेसिकली आसाम में एक लगाया जा रहा है, थर्मल पावर स्टेशन नामरूप, ठीक है। डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपका रामरूप थर्मल पावर स्टेशन है, ठीक है। तो ये थर्मल पावर स्टेशन है। यहीं पे आपने कहा कि थर्मल पावर तो जनरेट हो ही रहा है, साथ ही साथ सोलर पावर भी कर देते हैं। तो असम में नामरूप थर्मल पावर स्टेशन पे ये सोलर पावर जनरेशन प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, हमें पता है कि तेलंगाना बनता है 2014 में बनता है आपका 2 जुलाई 2014 में बनता है आपका तेलंगाना। और कहा जाता है कि 10 साल तक, अगले 10 साल तक 10 ईयर्स, 10 साल तक कैपिटल दोनों का सेम रहने वाला है, जो कि क्या होगा आपका हैदराबाद। लेकिन 2024 को 10 साल कंप्लीट हो जाते थे, तो 2 जुलाई 2024 से अब हैदराबाद केवल और केवल आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का कैपिटल है, आंध्र प्रदेश से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो हैदराबाद विल बी अ कैपिटल ऑफ तेलंगाना। तो ये एक न्यूज है, हमने देख लिया। देखिए ई मेडिकल वीजा फैसिलिटी, तो ई मेडिकल वीजा फैसिलिटी चालू की गई है बांग्लादेशी नेशनल्स के लिए कि बांग्लादेश से आइए, इंडिया में इलाज कराइए, फिर वापस चले जाइए, यहां मत रह जाइए, ठीक है। तो ये कहा गया मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपका बांग्लादेशी नेशनल्स के लिए। हिजाब बैन हो गया, कहां पे? तजिकिस्तान में हिजाब को बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं सीजीएसटी भवन आपका रोहतक में आपका उसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो सीबीआईसी, ठीक है, सीबीआईसी के जो चेयरमैन है श्री संजय कुमार अग्रवाल, ये आपके सीबीआईसी के चेयरमैन है। सीबीआईसी तो पता ही है आपको, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो इसके जो चेयरमैन है संजय कुमार अग्रवाल, इन्होंने इनॉग्रेट किया सीजीएसटी भवन रोहतक, ठीक है। तो सीजीएसटी रोहतक कमिश्नरेट हरियाणा में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डीडी किसान ने अब कहा है कि एंकरों को पैसा देकर क्या फायदा, हम लोग एक एआई लॉन्च करते हैं। देखिए ये एआई 2 एंकर हैं, एआई कृष और एआई भूमि। तो ये 50 लैंग्वेज में ये एआई बात कर सकती है। तो इन्हीं से हम लोग आपका टेलीविजन का एंकरिंग कराएंगे, ठीक है, पैसे बचाइए। तो डीडी किसान ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एंकर हम लोग लॉन्च कर रहे हैं कृष और भूमि नाम से। नेक्स्ट बात करते हैं जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी। तो भाई ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको कंस्टिट्यूट किया, जेंडर सेंसिटाइजेशन और इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी। और ये जस्टिस हीमा कोहली इसकी चेयरपर्सन बनाई गई, ठीक है। एंड जस्टिस बीवी नागरथ इनकी मेंबर बनते हैं, बीवी नागरत्ना और हीमा कोहली आपकी चेयरपर्सन है। तो ये न्यूज हम लोग देखेंगे अबाउट राजाजी नेशनल पार्क। तो हमें पता है राजाजी नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये उत्तराखंड में है। तो इस नेशनल पार्क के बीच में एक बायोस्फीयर बनाया गया है, राजाजी राघाटी बायोस्फीयर। एक बायोस्फीयर का निर्माण किया गया है। बायोस्फीयर का इन द सेंस कई सारे अलग अलग प्रजातियां प्लांट्स की, एनिमल्स की इस पर्टिकुलर एरिया में आपका कंजर्व की जाएगी। तो ये एक बायोस्फीयर बनाया गया है इनसाइड राजाजी नेशनल पार्क। किसने बनाया है? जयधर गुप्ता जी और विजय धसमाना, ये 2 एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने ये बायोस्फीयर का निर्माण किया इनसाइड राजाजी नेशनल पार्क। तो ये एक हो गया आपका न्यूज। नेक्स्ट बात करते हैं WHO का कोलैबोरेटिंग सेंटर किसके लिए? फॉर फंडामेंटल एंड लिटरेरी रिसर्च इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो आपका लिटरेरी रिसर्च करना है आपको, ट्रेडिशनल मेडिसिन का रिसर्च। तो इसके लिए WHO का कोलैबोरेटिंग सेंटर किसको बनाया गया है? तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद, NIIMH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद को कोलैबोरेटिंग सेंटर बनाया गया है ट्रेडिशनल मेडिसिन पर रिसर्च करने के लिए।
तो किसने किया? ये WHO ने किया। तो ये आपका जो इंस्टीट्यूट है NIIMH हैदराबाद, ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस के अंडर ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आता है, ठीक है। देन मूविंग ऑन, एक न्यूज है नाट प्रथा। नाट प्रथा एक आपकी कुप्रथा है सोसाइटी की, मेनली इन दी स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो राजस्थान गुजरात एक तरफ और यूपी MP एक तरफ। इनमें यह प्रथा है नाट प्रथा, जिसमें आपके गर्ल्स को सेल कर दिया जाता है, ठीक है। गर्ल्स को सेल कर दिया जाता है मैरिज के नाम पे। तो ये जिसका कोई ऑब्वियसली लीगल सैंक्टिटी नहीं है। तो इस प्रकार की प्रथा को बंद करवाने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने आपका नोटिस इशू किया है। किसको? ये जो 4 स्टेट्स जहां पे ये प्रथा होती है, इनको, इनके स्टेट गवर्नमेंट को, और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को नोटिस इशू हुआ है बाय नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ये न्यूज आइटम हो गया ऑन नाट प्रथा, पता होना चाहिए हमें। नेक्स्ट, फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से आपका बस चल रहा है, कोई पेट्रोल डीजल नहीं पड़ा है इसमें। खैर पेट्रोल तो नहीं पड़ता, डीजल नहीं पड़ा है इसमें बेसिकली हाइड्रोजन फ्यूल सेल से आपका रनिंग हो रहा है। तो पहली बार इस प्रकार का फ्यूल सेल से बस चलाया गया, और ये बस बनाया किसने? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये आपका बनाया गया फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, और ये दे दिया गया आपका इंडियन आर्मी को अंडर द इनिशिएटिव ऑलिव ग्रीन गोइंग ग्रीन। ऑलिव ग्रीन बेसिकली इंडियन आर्मी का कलर है, ठीक है। तो ऑलिव ग्रीन गोइंग ग्रीन इनिशिएटिव का नाम हो गया। ये जो सेरेमनी थी ये नेशनल वॉर मेमोरियल न्यू दिल्ली में ये हुआ था, जिसमें उस समय आपके आर्मी चीफ थे मनोज पांडे, तो बदल चेंज हो गए। तो और IOCL के चेयरमैन SM वैद्या। तो ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस की बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं इलियाराजा सेंटर ऑफ म्यूजिक एंड लर्निंग। ये सेंटर आपका कहां पर है? ये आपके IIT चेन्नई के कैंपस में है। IIT मद्रास के आपके चेन्नई कैंपस में आपका ये इलियाराजा सेंटर ऑफ म्यूजिक लर्निंग एंड रिसर्च को आपका स्टार्ट किया गया, सेटअप किया गया, ठीक है। उसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज का इस्तेमाल किया गया है, किसके द्वारा? जिबूटी के द्वारा। जिबूटी कंट्री है आपको ईस्ट अफ्रीका में, आप देखेंगे ये जिबूटी कंट्री है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास, आप देख सकते हैं इस कंट्री को। नहीं देख रहे हैं तो जाके अभी देखिए वर्ल्ड मैप में कहां है ये जिबूटी। तो यहां पे देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड आपके मच्छर बनाए गए हैं आपके राइज इन मलेरिया केसेस से लड़ने के लिए। जो मच्छर है ना, ये मच्छर आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो जो ये नॉर्मल मच्छर, जो मलेरिया कैरिंग मच्छर है, उनको ये मार देते हैं, ठीक है। तो इससे मलेरिया वगैरह नहीं फैलेगा, जो आपके मॉस्किटो स्पीशीज है मरने लगेंगे और मलेरिया नहीं फैलेगा। तो इस प्रकार का एक कोई सिस्टम बनाया है, ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाते हैं। तो कंट्री का नाम याद रखना है जिबूटी। नेक्स्ट बात करते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट एक बार तो कोई चढ़ नहीं पाता। यहां पे पूर्णिमा श्रेष्ठा आपकी नेपाल की रहने वाली, नेपाल की सिटीजन है बेसिकली, वो पहली महिला बनती है दुनिया की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट 13 दिन में 3 बार चढ़ लिया। तो ये 32 इनकी एज है, और इस एज में इन्होंने आपका माउंट एवरेस्ट 3 बार क्लाइंब कर लिया 13 दिनों के अंतर में, ठीक है। ये गोरखा नेपाल से आती हैं, नाम है पूर्णिमा श्रेष्ठा, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यूएन जनरल असेंबली ने बोल दिया 2025 विल बी प्रोक्लेम्ड एज इंटरनेशनल ईयर फॉर क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद 7th सेंट्रल पे कमीशन जो आया है, उसमें आपका रिटायरमेंट ग्रेजुटी और डेथ ग्रेजुटी को 25% बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है, पहले जो 20 लाख हुआ करता था। नेक्स्ट बात है आरबीआई ने कमिटी बनाई। कमिटी का काम क्या होगा? सेटिंग अप डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो आप डिजिटल पेमेंट्स वगैरह कर देते हैं ना, फोन पे कर रहे हैं आप, गूगल पे कर रहे हैं, तो इसके लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है। तो इसको सेटअप करने के लिए एक कमिटी बैठी है, जिसके चेयरमैन होंगे मिस्टर AP होता। मिस्टर AP होता, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। ये बेसिकली पहले MD और CEO थे, किसके? NPCI के, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एक्स फॉर्मर MD एंड CEO थे, ठीक है। तो रिजर्व बैंक की इस कमिटी के ये इस समय हेड भी हैं, चेयरमैन भी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मैरिज इक्वलिटी बिल। तो ये जो बिल है ये थाईलैंड में लाया गया, थाईलैंड के सीनेट के द्वारा। इसमें पहली बार सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज किया गया। तो पहली साउथ ईस्ट एशिया की आपकी कंट्री बनती है थाईलैंड, जिसने सेम सेक्स मैरिज को आपका रिकॉग्नाइज किया है। हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका इंडिया, कहां से, कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा FDI इंडिया में लाता है? वो है सिंगापुर। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग फ्लेगरेई वॉल्केनो। ये आपका फ्लेगरेई वॉल्केनो पूरा नाम है कैंपी फ्लेगरेई वॉल्केनो, ये इटली में है। ये 5 घंटे में 150 अर्थक्वेक आ गए यहां पे, ठीक है।
इसके अलावा ये तो यहां लिख दिया हमने, डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, डीआरडीओ इंडस्ट्री और एकेडमिया का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो ये कहां पर बनाया गया, ये आईआईटी कानपुर में बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 1% रिजर्वेशन टू ट्रांसजेंडर पर्सन। तो कलकत्ता हाईकोर्ट का कहना है, जस्टिस राजशेखर मंथा ने ये बात कही है कि वेस्ट बंगाल में 1% रिजर्वेशन होना चाहिए आपका ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ ने पैसा इकट्ठा किया, इन्वेस्टमेंट राउंड किया, जिसमें उनका एम है कि $7 बिलियन इकट्ठा करने हैं 4 सालों में। ठीक है, क्या करेंगे इन पैसों का? इन पैसों का इस्तेमाल क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, पॉवर्टी, डिस्प्लेसमेंट, जो लोग ऐसे माइग्रेट कर जाते हैं प्रॉब्लम्स की वजह से एक जगह से दूसरे जगह, ये माइग्रेशन रोका जाए, इनइक्वालिटी को कम किया जाए, इसके लिए पैसे इकट्ठा हो रहे हैं डब्ल्यूएचओ के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। तो पहला सवाल, ये अलायंस आखिर है क्या, क्यों बनाया गया, कौन कौन इसके मेंबर है, और ये आपका इसको किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह में हुआ होगा ना, कन्वेंशन हुआ होगा, वो कहां पे हुआ? तो देखिए सैन डियागो कैलिफोर्निया में कॉन्फ्रेंस हुआ, नाम था बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2004। तो ये सवाल का जवाब हो गया। इस कन्वेंशन में एक अलायंस फॉर्म हुआ है, बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। क्यों फॉर्म हुआ है? ताकि ड्रग सप्लाई का कोई शॉर्टेज ना हो, क्योंकि हमने देखा था कोविड-19 पैंडेमिक जब आया था तो ड्रग्स की सप्लाई में काफी शॉर्टेज देखने को मिला था। तो आगे ऐसा सिचुएशन ना हो, तैयारी हमें पहले से करनी है। तो आपका एक अलायंस बनाया गया, उस अलायंस के मेंबर देख लेते हैं। देखिए एशिया से कौन? साउथ कोरिया, इंडिया, जापान। यूरोप से पूरा यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सब मिलके बना दिया इन्होंने बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। नेक्स्ट, नया टाइगर रिजर्व ओपन हुआ उत्तर प्रदेश में, नाम क्या था? सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहां पर है ये? आपका श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा डिस्ट्रिक्ट्स में है। ये आपका उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। पहले 3 कौन है? ठीक है, ये बताइएगा आप कमेंट में कि व्हाट हु आर द फर्स्ट 3। चौथा तो आपका सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, यहां पे देखिए छोटा सा करेक्शन यहां पे हो गया, 4th नहीं 5th टाइगर रिजर्व हो गया ये आपका सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द 5th टाइगर रिजर्व। तो 4 पहले कौन से हैं? आपका दुधवा टाइगर रिजर्व है, जिसमें आपका दुधवा नेशनल पार्क आता है, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका आ जाता है। तो इन तीनों को मिलाकर आपका दुधवा टाइगर रिजर्व बनता है। इसके अलावा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व, और 5वां यहां पे आपका सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि सुहेलवा टाइगर रिजर्व बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं घोद बंदर फोर्ट। घोद बंदर फोर्ट आपका थाने डिस्ट्रिक्ट में है, जहां पे एक हिडन अंडरग्राउंड चेंबर मिला है। तो भाई उसका रिस्टोरेशन का काम वगैरह किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं सत्यदीप गुप्ता जी की। सत्यदीप गुप्ता जी जो है, इन्होंने 11 घंटे 15 मिनट में माउंट एवरेस्ट भी चढ़ लिया और माउंट लोहटसे भी चढ़ लिया, नेपाल में है ये दोनों। नेक्स्ट बात करते हैं यंगेस्ट फीमेल स्कूबा डाइवर। 12 साल की एज की बैंगलोर की एक लड़की है जिसका नाम है कन्या खरे। कन्या खरे बनती है वर्ल्ड्स यंगेस्ट फीमेल स्कूबा डाइवर। यहां पे आप इनकी पिक्चर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो उसके रूल्स नोटिफाई हो गए हैं आपके होम मिनिस्ट्री के द्वारा। तो होम सेक्रेटरी श्री अजय कुमार भल्ला जी ने आपके सिटीजनशिप ग्रांट किया 14 एप्लीकेंट्स को न्यू दिल्ली में। तो इसके रूल्स आ गए हैं, काफी टाइम से इसका इंतजार था, इसके रूल्स कब आएंगे। इसके अलावा देखिए सबसे ज्यादा नोटा वोट्स, अभी इलेक्शन में सबसे ज्यादा नोटा वोट्स कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से मिले हैं? तो इंदौर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा नोटा वोट्स आपको देखने को मिले। नेक्स्ट बात करते हैं चिल्ड्रन फ्रेंडली ग्राम पंचायत। चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत आपका गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने नोटिफाई किया है 10 चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत। कहां पे? अररिया और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। अब देखिए इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है ये आपका हो चुका है 663.8 बिलियन यूएस डॉलर्स, और इसमें इंक्रीज देखा गया है 39.7 बिलियन यूएस डॉलर्स का। ठीक है, आपका 2023 से 2024 में करीबन 40 बिलियन यूएस डॉलर का डेट और इंक्रीज हुआ है। तो ये डेटा आरबीआई ने आपका रिलीज किया है 2024 का, ठीक है, मार्च एंड में। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म। अब दिल्ली एयरपोर्ट के 2 टर्मिनल हैं, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3, ठीक है। तो यहां पे एक सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म कर दिया गया है, जैसे आपका बैग है, बैग आप ड्रॉप कर दीजिए, अपने आप से चेक इन हो जाएगा ये। तो चेक इन का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा फास्ट बनाया जाएगा। तो ये स्टार्ट किया गया है टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 ऑफ दिल्ली एयरपोर्ट। और कौन सी एयरलाइंस है आपके? एयर इंडिया है, इंडिगो है,
और एयर इंडिया एक्सप्रेस है। ये कुछ आपके एयरलाइंस है जिसमें ये सेवा प्रारंभ हो गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया को कुछ कलेक्शन ऑफ प्राइवेट पेपर्स उन्होंने अपने पास रखे हैं। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में ये रखे गए हैं ऑफ श्री रफी अहमद किदवई। ठीक है, ये रफी अहमद किदवई जी हैं, इनको आप स्टैम्प पेपर पर देख रहे हैं। तो इसके अलावा प्रेरणा स्थल लॉन्च किया गया, आपका इनॉग्रेट किया गया, लॉन्च कह रहे हैं, इनॉग्रेट किया गया, जिसके द्वारा वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा प्रेरणा स्थल में आपके 15 स्टैच्यूज लगे हैं और ये पार्लियामेंट हाउस के प्रेमिसेस में ये आपका प्रेरणा स्थल बनाया गया है जहां पे स्टैच्यूज लगे हुए हैं फ्रीडम फाइटर्स के। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर के फोटो आपका स्टैच्यू दिख रहा होगा, ये भी प्रेरणा स्थल का हिस्सा होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, जीएसटी काउंसिल के 7 साल पूरे हो गए। 2017 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था आपका और उसके 7 साल कंप्लीट हो जाते हैं 2024 में। 1 जुलाई 2024 में 7 साल कंप्लीट हो जाते हैं। और चेयरपर्सन कौन है जीएसटी काउंसिल का? ऑब्वियसली जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा वही जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन होगा, जो कि है निर्मला सीतारमण जी। फिर देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका बन रहा है, एस्टैब्लिश हो रहा है कहां पे? होसपुर में। होसपुर में बन रहा है, तमिलनाडु में है होसपुर। तो होसपुर में जो एयरपोर्ट बनेगा वो सालाना 30 मिलियन पैसेंजर्स की कैपेसिटी हैंडल कर सकता है। और इससे ऐसा माना जा रहा है कि कृष्णगिरी और धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखा जा सकता है। ऑब्वियसली एयरपोर्ट्स, रेलवेज आने से ऑब्वियसली इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से इकोनॉमी को फायदा होता है। तो ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा होगा इन डिस्ट्रिक्ट्स में। नेक्स्ट बात करते हैं सिटी ऑफ लिटरेचर। तो यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, यूनेस्को का एक क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है जिसमें ऐड किया गया है रिसेंटली कोझिकोडे को। कोझिकोड आपका केरला का एक सिटी है जिसको ऐड किया गया है लिटरेचर कैटेगरी में। तो कोझिकोड आपका नॉर्दर्न केरला में है और अपने रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है। तो ये इंडिया का पहला यूनेस्को का सिटी ऑफ लिटरेचर बनता है, क्योंकि ये क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के लिटरेरी कैटेगरी में चूज किया गया है ना, तो ये सिटी ऑफ लिटरेचर बनता है, पहला सिटी ऑफ लिटरेचर ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। तो पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस सारे 55 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में अनाउंस कर दिया गया है। ठीक है, उसका एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा। अच्छा, अभी करंटली आपका बजट में करंट अकाउंट सरप्लस देखा गया है ऑफ 5.7 बिलियन US डॉलर्स, जो कि 0.6% है ऑफ द जीडीपी। तो ये आपका एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में ये डेटा आपको मिला है 5.7 बिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस। नेक्स्ट बात करते हैं जाइगेंटिक जेट्स। अभी ये पिक्चर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप देख रहे हैं ना, इस प्रकार का एक विजुअल फेनोमेना देखने को मिला था और इसकी जो पिक्चर्स हैं ये नासा के एस्ट्रोनॉमी ऑफ द डे में ये पिक्चर्स शेयर किए गए थे और इनको बोला जाता है जाइगेंटिक जेट्स। ये कहां पे देखे गए? आपके हिमालयन रीजन में देखे गए, कहां पे? चाइना और भूटान वाले एरिया में ये आपको देखने को मिला। तो ये जाइगेंटिक जेट्स क्या होते हैं? एक प्रकार का लाइटनिंग डिस्चार्ज है जो कि थंडरस्टॉर्म के बीच में आपको देख सकते हैं आयोनोस्फीयर में। ठीक है, तो ये आपका 21st सेंचुरी में, लेकिन ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है, केवल 21st सेंचुरी में ये फेनोमेना देखा गया है। इससे पहले ये फेनोमेनन कभी देखे नहीं गए हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये एक चिंता का विषय भी है, ऐसा क्या हो रहा है एटमॉस्फेयर में नया, और कहीं ना कहीं लोग इसको ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन से जोड़ के देख रहे हैं इन फेनोमेना को। तो ये सब फेनोमेना जो हो रहे हैं ये एक अच्छा संकेत तो नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। ये तो चलो रिपीट हो गया, फिर से देख लेते हैं। चलिए, क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर जो है ये टीसीएस और आईआईटी बॉम्बे के द्वारा आपका बनाया गया, डेवलप किया गया। ये क्या करेगा? सेंसिंग टूल है जो नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन करेगा सेमीकंडक्टर चिप्स का। सेमीकंडक्टर चिप्स का आपका एग्जामिन करने के लिए सेमीकंडक्टर चिप को बीच से तोड़ने की जरूरत नहीं है, मतलब कहीं से भी तोड़ने की जरूरत नहीं है, बिना तोड़े आप इसको एग्जामिन कर सकते हैं। तो ये क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर की मदद से ये काम हो पाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की एफिशिएंसी वगैरह बढ़ाएंगी और चिप फेलियर के चांसेस कम होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। अच्छा, ये भी दोबारा रिपीट हो रहा है। तो ये अग्निकुल कॉस्मोस है, ये आईआईटी मद्रास के द्वारा इंक्यूबेटेड है। तो इसने वर्ल्ड का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मर्क्यूरी आइलैंड की। मर्क्यूरी आइलैंड है कहां पे? तो एक तो आपका नमीबिया के डायमंड कोस्ट पर है, एक मर्क्यूरी आइलैंड आपका न्यूजीलैंड में भी है, तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो नामीबिया के पास मर्क्यूरी आइलैंड है इसको आपका बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है एज इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज।
इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज के रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, मर्क्यूरी आइलैंड को। ठीक है, अब देखिए फाइनली लास्ट न्यूज आज का देखेंगे हम लोग, वो है गोल्ड। तो देखिए गोल्ड इंपोर्ट करता है इंडिया, सबको पता है। तो 5% ऑफ द कंट्रीज टोटल इंपोर्ट्स, इंडिया के सारे इंपोर्ट्स का 5% तो गोल्ड ही है, गोल्ड इंपोर्ट करता है। और मोस्ट ऑफ द गोल्ड कहां से इंपोर्ट होता है? स्विट्जरलैंड से। जितना भी गोल्ड हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसका 40% तो स्विट्जरलैंड से आता है, 16% यूएई से आता है और 10% आपका साउथ अफ्रीका से आता है। क्या इंडिया में गोल्ड नहीं आता, मतलब निकालते हैं? तो इंडिया में भी गोल्ड माइनिंग होती है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है। कोलार गोल्ड फील्ड सबको पता है, ये कोलार डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में है। हुट्टी गोल्ड फील्ड ये आपका रायचूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में है, तो ये दोनों कर्नाटक में है। एक आपका आंध्र प्रदेश में है, रामगिरी गोल्ड फील्ड। तो इन सब एरियाज से आपका जो गोल्ड है, गोल्ड की माइनिंग होती है इंडिया। लेकिन जो गोल्ड का प्रोडक्शन है वो सफिशिएंट नहीं है डिमांड को फुलफिल करने के लिए, इसलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम लोग स्विट्जरलैंड से करते हैं, फिर यूएई से करते हैं, फिर साउथ अफ्रीका से करते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग को ध्यान रखनी है। इसी के साथ ही हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द चीजें कवर कर ली है आपके जून के करंट अफेयर्स में। अब ये आप पढ़िए, कुछ ही दिनों में जुलाई का करंट अफेयर्स भी आपके सामने आ जाएगा। तब तक आप ये जून वाला करंट अफेयर्स अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और हो सके तो इसके क्वेश्चंस भी आप कहीं से लगा लीजिए। ठीक है, तो जो एमसीक्यूज आते रहते हैं इंटरनेट पे आपको काफी मिल जाएगा सोर्सेस, तो वहां से आप इसके क्वेश्चंस एमसीक्यूज भी लगा सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई आप प्रिपरेशन ठीक हो रही कि नहीं है। तो उसको रिवाइज करते रहिए और कुछ ही दिनों में आपका जुलाई का करंट अफेयर्स लेके भी हम लोग आएंगे इस चैनल में।